वेरी हैप्पी ट्यूसडे टू ऑल ऑफ यू। रिनम फातिमा की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई सब खैर खैरियत से होंगे। कल का मौसम जो है वो खुशगवार रहा, हल्की फुल्की रात में भी जो है वो बूंदाबांदी होती रही, लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है भाई। मौसम वाले कहते हैं, महकमा मौसमियात वाले कहते हैं गरज चमक के साथ बारिश होने वाली है, काफ़ी उम्मीदें बन जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब आप खोदते हैं पहाड़ को तो निकलता है चूहा, 4-5 बूंदें पड़ जाती हैं और बस मौसम जो है वहीं तमाम हो जाता है। अगर मौसम की बात की जाए, क्योंकि मौसम सबसे पहले मैं शामिल करती हूँ, तो कराची का आज का डिग्री सेंटीग्रेड है 33। आज भी उम्मीद है कि बारिश होगी, थंडर स्टॉर्म के साथ खूब तेज़ वाली बारिशें होंगी। ह्यूमिडिटी है 64% ह्यूमिडिटी है। तो जनाब लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में 31 डिग्री सेंटीग्रेड और वहाँ पर भी जो है वो आइसोलेटेड थंडर स्टॉर्म्स यानी कि जो है वो जगह जगह पर बारिश गरज चमक के साथ होगी। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में भी 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहाँ पर भी जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। कराची में भी वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है, लेकिन लाहौर में जो है ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर बारिश शुरू होगी तो जम के अब्र करम बरसेगा। तो उम्मीद है कि बरसात बरसे और कराची वाले जो है वो ख़ास करके दुआ करते हैं कि हमारे यहाँ बारिश हो जाए, क्योंकि हमें बड़ी कम देखने को मिलती है बारिश। पहले बचपन जब हमारा होता था तो हम देखते थे कि जो है जून जुलाई में खूब बारिशें हो रही थी, इतना पानी भर जाता था, बच्चे कश्तियाँ चला रहे होते थे, पार्क्स में पानी भर जाता था, जो घर के करीब वाला पार्क होता था वहाँ सब बच्चे जमा हो जाते थे और बारिश में फुटबॉल खेलने का बड़ा ट्रेंड था। अब तो जो है वो बारिश, ना वो बारिश रही, ना वो बच्चे रहे, ना वो खेल रहे, ना वो मैदान रहे, अब तो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। और मुझे तो ये हैरत होती है कि अब जो अगली आने वाली नस्ल होगी वो किस तरीके से अपना बचपन गुजारेगी। यानी कि मेरा जो भतीजा है जो कि 1.5 साल का है, वो अभी पूरा टैबलेट उनके पास है उनका, और वो पूरा ऑपरेट कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी की वो पोएम, उसको स्वैप करके लगा लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, बैक करना आता है। तो अब आगे जब ये बच्चे थोड़े से और बड़े होंगे तो इन्हें तो ये पता ही नहीं होगा जो गेम्स हम खेलते थे, पहल दूज खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, और वो कौन से गेम्स होते थे, बर्फ़ पानी का गेम्स होता था, हाइड एंड सीक जिसे हम छुपन छुपाई कहते थे, वो तो तकरीबन काफ़ी बड़े तक हमने खेली है। तो ये बच्चों के आजकल जो है वो गेम्स नहीं है। अगर मैं बात करूँ कराची वाले जो हैं वो बेचारे महंगाई से, महंगाई के मारे हैं कराची वाले, उनको कुछ ना कुछ बुरी खबरें मिलती रहती हैं कि जनाब आज पेट्रोल महंगा हो गया है, CNG महंगी हो गई है, 122 रुपये CNG हो गई है, पेट्रोल फलाने रेट्स उसके एक्सीड कर गए हैं, दूध महंगा हो गया है। तो आज एक अच्छी खबर कराची वालों के लिए ये है कि भाई आप जो मोबाइल में कार्ड डलवाते हैं, प्रीपेड जिन लोगों ने कनेक्शंस लिए हुए हैं, वो जब कार्ड लोड करवाते हैं तो पहले उनके 23 रुपये कट जाते थे, उनके मोबाइल में आते थे, कोई 77 रुपीज़ के करीब उनके मोबाइल में आते थे। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि जब भी आप अपने पास कार्ड लोड करवाएंगे तो जनाब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये कटेंगे जो उनके सर्विस चार्जेस थे। अप्रैल 24 को एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अब वो जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, यानी कि अब आपके 23 रुपये नहीं सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये कटेंगे। 12 रुपये जो है इन कंपनीज़ ने आपके ऊपर छोड़ दिए कि जाएँ आप लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, जी लें, खुल के जी लें। तो जनाब ये एक बहुत अच्छी खबर कराची वालों को मिली है कि जनाब अब अगर हम बैलेंस डलवाएंगे तो कम से कम कोई आसरा रहेगा कि 100 रुपये में जो है वो 75 रुपये नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये कटेंगे। साथ ही साथ फवाद चौधरी जो हमारे साइंस मिनिस्टर हैं, उनके जो है हम काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज फवाद चौधरी साहब बर्दाश्त करते रहते हैं और काफ़ी जगह कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने तो बड़ा उसको एक्सप्रेस भी किया है कि हाँ मुझे पता है मेरे ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं और मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ, आप लोग जो है ये छोटे छोटे मस्ती मजाक करते रहते हैं मेरी तस्वीर के साथ, अब कभी न्यूटन की तस्वीर उसके कंपैरिजन में लगा देते हैं तो वो बड़ा इंजॉय करते हैं। बड़ा बहुत कम ऐसा होता है कि आपको पॉजिटिविटी किसी में देखने के लिए मिलती है। तो फवाद चौधरी साहब इज़ वन ऑफ द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और कंट्रोवर्सी को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ले रहे हैं। फवाद चौधरी साहब रख रहे हैं 17 अक्टूबर यानी कि जब सर सैयद की बर्थडे आती है, सर सैयद अहमद ख़ान की, उस दिन वो रख रहे हैं साइंस के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने बुलाया है मलाला यूसुफजई को और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ कि वो लोग ज़रूर आएंगे। उन्होंने साथ ही साथ इनवाइट किया है टेस्ला के ओनर एलॉन मस्क को, बिल गेट्स को, CEO ऑफ गूगल को,
को और फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग को कि भाई आप लोग भी आएँ और कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। इस्लामाबाद में ही कॉन्फ्रेंस होगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये सब लोग आएँ, क्योंकि जब ये सब लोग आएंगे तो लाजमी एक बहुत अच्छा जो है वो आउटकम निकलेगा। और जब ऐसे ओनर्स पाकिस्तान को खुद विज़िट करेंगे, हमारे यूथ से मिलेंगे, आप देखते रहते हैं हमारे शो पे इतना ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में, जो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते रहें, आइदर साइंस, आइदर टेक्नोलॉजी, आइदर आर्ट्स, लिटरेचर। पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है और यूथ, क्योंकि पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा यूथ है, फ्यूचर भी हमारा यूथ है। तो मेरी यही उम्मीद और दुआ है कि ज़रूर ये तमाम लोग जो है वो पाकिस्तान आएँ और इस कॉन्फ्रेंस को ज़रूर अटेंड करें। अच्छा, एक और बात ये भी है कि आप लोग घूमने जाते रहते हैं कश्मीर की वादियाँ घूमने के लिए। स्पेशली अभी समझ आया था तो जून जुलाई में जो है बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो है ना वो घूमते रहते थे भाई कि कश्मीर जा रहे हैं। कश्मीर के बड़े स्पेशल पैकेजेस भी आते थे कि भाई कश्मीर में समर ट्रिप्स चल रहे हैं, बच्चे स्कूल की जिनकी छुट्टियां पड़ी हुई थी वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। कश्मीर जो है बेशक एक जन्नत का नज़ारा देती है। मैं खुद भी कश्मीर जा चुकी हूँ, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप जब चल रहे होते हैं तो सड़कों के साथ आबशार बह रहे होते हैं और जो है ना साथ ही साथ आपके दरिया नीलम बह रहा होता है। लेकिन अफसोसनाक खबर जो सामने आई है वो ये कि दरिया नीलम में सैलाब आ गया है, जिसके नतीजे में कम से कम 23 लोग जो हैं वो जाँ भाग हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद आने वाले दिनों में हो सकता है कि डेथ काउंट है, जो कैजुअलिटीज़ हैं वो मज़ीद बढ़ जाएं। नीलम वैली में फ़्लड बेसिकली आता क्यों है, वो इस वजह से आता है क्योंकि जब नीलम वैली के ऊपर वाला इलाका है, यानी कि अगर आरंकेल की बात की जाए या उससे ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं, वो गर्मियाँ जब आती हैं तो ये ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। नॉर्मली अगर हम विंटर्स की बात की जाए तो नीलम वैली का जो फ़्लो होता है वो अच्छा खासा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त आता है, तो ये गर्मियों से जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो यहाँ पर हर साल फ्लडिंग होती है। और अगर आपने कश्मीर देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे जो घर बने हुए हैं वो बिल्कुल कच्ची आबादियाँ हैं। लोगों ने मिट्टी के घर बनाए हुए हैं, लोगों ने दरख्तों से अपने अपने घर बनाए हुए हैं। तो आप जब भी ये देखते हैं कि इतने कच्चे घर होते हैं, वो तो शायद हवा से भी मुझे तो डर लगता है कि कहीं ये लोगों के घर बह ना जाएं, तो फ्लड आएगा तो लाजमी इस तरह के मामलात तो सामने आ सकते हैं। थोड़ी सी उसमें अगर हुकूमत की तवज्जो हो, अगर सिर्फ और सिर्फ रोड्स भी थोड़े से मेंटेन कर दिए जाएं तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है वो काम आसान हो सकता है, लोग बच सकते हैं। उन लोगों की जो जगह है वो बिल्कुल स्टीप, आप हिल्स देखते हैं ना, बिल्कुल खड़ी चट्टान है, खड़ी चट्टान के ऊपर उन्होंने घर बनाए हुए होते हैं और आप उनको चढ़ने के लिए भी कोई जगह नहीं होती। वो पत्थरों पे बच्चे और बड़े हैरान होते हैं आप जब उनको चढ़ते और उतरते हुए देखते हैं। बिल्कुल स्टीप हिल होती है, खड़ी खड़ी चट्टानें होती हैं और उसी में उन्होंने घर बनाया हुआ होता है। ये उनका टैलेंट है और अल्लाह ताला ने उनको संभाला हुआ है। बेशक संभालने वाली ज़ात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की, हमें भी अल्लाह ताला ने संभाला हुआ है। तो ज़रूर दुआ कीजिएगा अपने उन कश्मीरी भाइयों के लिए जिनके इलाके में इस तरह फ्लड आया हुआ है और सैलाब आया हुआ है। तो जनाब अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे और मज़ीद कोई कैजुअलिटीज़ जो हैं वो सामने ना आए। साथ ही साथ मैं जब रिसर्च कल कर रही थी, मैं रिसर्चेस करती रहती हूँ, आर्टिकल्स पढ़ती रहती हूँ कि भाई कोई ना कोई नई बात आपको सीखने को मिलती है। तो मुझे ये बात सामने आई क्योंकि समर्स का सीज़न है, तो सामने बात ये आई कि भाई एसी जो है लोगों के घरों में बहुत चल रहा होता है, एसी चला के सब बैठे हुए होते हैं। तो एसी से जो है वो बहुत सारी बीमारियां, हम लोग मस्ती मजाक में तो कहते ही थे ना कि यार ये जो एसी होता है ना ये आपके जिस्म का पानी सोख लेता है, ये मस्ती मजाक की बात चलती थी। लेकिन रिसर्च से ये साबित हुआ है कि एसी से वाकई काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो जन्म लेती हैं और उनसे कैसे प्रिवेंट किया जाता है ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। लेकिन पहले मैं बताऊं कि बीमारियां क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और दूसरा जब आप एसी में सांस ले रहे होते हैं तो आपके जो आपकी नसल ट्रैक होता है, जो थ्रोट से आपके कनेक्ट हो रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने की वजह से उसके अंदर छिलन पैदा हो जाती है और आपको ऐसा लगता है साइनस का इशू हो गया है, हलक छिल रहा है, नोज़ छिल रही है। तो उसके लिए सबसे अच्छी जो एक आप टिप यूज़ कर सकते हैं वो तो ये कि आप पानी पीते रहें और पानी सादा पिएँ। एसी में कभी भी जनाब ठंडा पानी मत पिएँ क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बड़ी ठंडक, आर्टिफिशियल ठंडक हुई भी होती है और उस ठंडक में अगर आप ठंडा ठंडा पानी पिएंगे तो डेफिनेटली आपको फ्लू हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर का जो पानी है वो पिएँ। और अगर आपको जैसे ही आपको मौका मिले तो आप एसी से वॉक आउट करें, बाहर जाएं, फ्रेश एयर को इनहेल करें, ज़रा 5-10 मिनट अच्छी जो वार्म वाली
वाली जो एक फ़ील होती है उसे फ़ील करें। अच्छा, कराची में स्पेशली पाकिस्तान में और पूरे कराची की स्पेशली मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कराची वालों को आदत नहीं थी इतनी गर्मी की। ये जो है रिसेंटली 4-5 सालों में जो है हम देख रहे हैं कि कराची वाले बड़ा ही गर्मी फेस कर रहे हैं, तो हर कोई ही जो है वो एसी में बैठा हुआ होता है कि नहीं भाई जो है ना गर्मी लग रही है और एसी चल रहा है और आइसक्रीम्स खाई जा रही है, पानी पिया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि हम जो है वो बाहर की हवा से भी अपने आप को इन टच रखते थे, तो हमारा जो टेम्परेचर था वो बैलेंस रखता था। अब हम क्या कर रहे होते हैं, 16 टेम्परेचर पे एसी चल रहा है, 16 टेम्परेचर से निकले डायरेक्ट 33 डिग्री सेंटीग्रेड में, फिर 33 से निकले वापस 16 डिग्री सेंटीग्रेड में, वो पूरे घर में ना दौड़ लग रही होती है। तो ये आपका जो टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है ये बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए ख़राब है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप अपने हाथों को बार बार वॉश करें। क्यों, क्या होता है कि स्वेटिंग वगैरह से और वैसे भी आपके हाथ पे जर्म्स होते हैं, लेकिन जब आप एसी में बैठे हुए होते हैं तो आपके जो हाथ होते हैं उस पर ज़्यादा जर्म्स लगने का ख़तरा होता है। इसकी भी मैं मज़ीद रिसर्च करूँगी कि एसी में ही ज़्यादा खतरा क्यों होता है, क्योंकि आपने सुना होगा सर्दियों में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। हो सकता है कि भाई स्टेबिलिटी जो जर्म्स की है वो ठंडे टेम्परेचर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती होगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो हाथ हैं उन्हें बार बार फ्रीक्वेंटली जो है वो वॉश किया करें, ताकि आपके जो जर्म्स हाथों पर होते हैं वो धुल जाएँ, क्योंकि आप ऐसे ही बीमार पड़ते हैं कि आपके हाथों पर जर्म्स होते हैं। आप फिर वो खाना उन्हीं हाथों से खा लेते हैं, कोई भी फ्रूट उन्हीं हाथों से खा लेते हैं, तो ये जो जर्म्स होते हैं ना ये आपके मुंह के ज़रिए, आपके ट्रैक के ज़रिए आपके पेट में जाते हैं और अल्टीमेटली आप हो जाते हैं जनाब बीमार। तो बीमारियों से बचने का बहुत आसान तरीका है कि आप हाथ धोते रहें और 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। कराची में और पाकिस्तान की कराची की क्या पूरे पाकिस्तान में ही लोग नमाज़ पढ़ते हैं। जब नमाज़ पढ़ते हैं लोग तो वैसे ही 5 वक्त वज़ू करते हैं, उसमें भी आपके हाथ धुल जाते हैं। तो अगर आपकी नमाज़ नहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो भी जो है अपने हैंड्स को ज़रूर वॉश करती रहा करें, क्योंकि हैंड्स वॉश करने से आप जर्म से बच सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं जनाब, वापस से मैं मलाला यूसुफजई के टॉपिक पर आ रही हूँ कि वो जो है बड़ा हमारा, क्योंकि उन्हें पीस अवार्ड मिला है, हमारे पाकिस्तान का बड़ा प्राइड है, तो वो 17 अक्टूबर को जब आएंगी पाकिस्तान में तो देखें क्या होता है। मुझे बहुत उम्मीद है कि अब जो है कुछ भी सही, कुछ काफ़ी सारी इस हुकूमत को कंट्रोवर्सीज़ का भी सामना है कि भाई ये हुकूमत सही परफॉर्म नहीं कर रही है, टैक्सेस बड़े इम्पोज कर दी हैं। लेकिन अब एक और बात भी सामने आ रही है कि जनाब ये वही ताजिर बरादरी है, क्योंकि ताजिर बरादरी ने बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया है कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे। तो लोगों ने यही मामला उठाया कि जनाब एक दौर ऐसा भी था जहाँ पर आप लोग एक्सटॉर्शन मनी यानी कि भत्ताखोरी का जब दौर था, आज से कुछ 4-5 साल पहले, तो आप ही लोग जो हैं वो बड़ा खुशी खुशी करोड़ों के जो एक्सटॉर्शन मनी दे रहे होते थे। अब आपसे जो एक लीगली टैक्स मांगा जा रहा है आप वो नहीं दे रहे हैं। तो मुझे इस बात में थोड़ी सदाकत लगी कि हाँ भाई ये तो है, इलीगल मनी हम यूं ही निकाल के देते हैं क्योंकि हम डर जाते हैं, लेकिन लीगली कोई मांगता है तो हम जो है वो थोड़ा सा उसको देने में ताख़ीर करते हैं। न्यूज़ीलैंड की बात करते हैं जनाब। न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड का मामला अभी तक गर्म है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई एक रन जो एक्स्ट्रा दिया गया था एम्पायर की तरफ से वो गलत था, और अगर वो रन ना दिया जाता तो इस दफ़ा वर्ल्ड कप के जो विनर होते वो होते न्यूज़ीलैंड। तो जनाब ये बात तो सच है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उनको एक्स्ट्रा जो है वो एक क्या कहते हैं डिफ्लेक्टेड बॉल जब करवाई जाती है तो उसमें रन्स काउंट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्टेड बॉल वाला ही जो रन उस वक्त हो रहा होता है वो काउंट होता है। लेकिन फिर भी उन्हें उस वाली बॉल पे 6 रन्स दिए गए अंपायर की तरफ से। तो ये कहा जा रहा है कि जनाब ये एक जो फैसला था उसने इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी न्यूजीलैंड को कि वो हाथ धो बैठा वर्ल्ड कप से। तो जनाब आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें भी बताइएगा, हमारे पेज पे हमें ज्वाइन कीजिएगा, यूट्यूब पे भी हमें हमारे शोज़ आते रहते हैं, उसके नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्या देखना चाहते हैं और आपकी क्या राय है कि न्यूजीलैंड के मामला चलते हैं। ये जो गॉसिप्स होते हैं ना, जब ये गॉसिप्स टू वे होते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है कि भाई हम क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं, लोगों की बातें जो हैं फिर हम शो में भी शेयर करेंगे। अगर आपकी बात हमें लगा कि भाई ये वैलिड बात है तो हम अपने शो में भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है कि भाई ये वर्ल्ड कप जो है वो न्यूजीलैंड का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब तो जो होना था वो तो हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अरशद मलिक का केस भी चल रहा है, आपको पता होगा कि भाई उनकी वीडियो जो है वो जज अरशद मलिक की वो वायरल हो गई थी। अब
उनको क्योंकि उनके ऊपर केस हो गया है कि भाई ये क्या आपका मामला है, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया गया है, तो वो अपेयर हुए और उन्होंने बोला जनाब कि अब जो भी मामलात होंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी में होने चाहिए। अब कोई भी ऐसे मामला ना सामने आए कि किसी ने वीडियो बना ली। अब वो ये भी रिक्वेस्ट करें कि आप लोग चेक एंड बैलेंस करें कि लोग इस तरीके की स्नीक वीडियोज़ ना बना लें और किसी की छुप छुपा के वीडियोज़ ना बना लें। तो जनाब ये एक मामला चल रहा है, यहाँ पर हो गई है बहुत 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 सारी खबरें शामिल। मैं यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ब्रेक का टाइम आया, मैं ज़रा अपनी प्रोड्यूसर साहब से पूछे, प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का टाइम आ गया है क्या? अभी नहीं आया है ब्रेक का टाइम। तो जनाब खबरों पे डिस्कशन हो रहा है। एक और ख़बर आपके सामने, इस पे तो मैं जो है डिटेल में भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग इस पे पूरा शो करेंगे एक्सपर्ट्स बिठा के। लेकिन एक और ख़बर ये सामने आई है, लोगों आप लोग हो जाएं बिल्कुल होशियार, क्योंकि अब व्हाट्सएप के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ भाई, हम अपने फारिग टाइम पे जब बोर हो रहे होते हैं तो लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। कैन यू गाइज बिलीव दैट? लिटरली व्हाट्सएप के एम्प्लॉयज़ ने ये बात लिटरली एक्सेप्ट की है कि हाँ हम करते हैं, जब हम बोर हो रहे होते हैं तो कुछ नहीं तो हम लोगों की बातें सुन लेते हैं कि भाई क्या बातें चल रही हैं इनके घर में। तो होशियार रहें जनाब, और अपने व्हाट्सएप पे कोई भी प्राइवेट नोट सेंड करने से गुरेज करें, अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स सेंड करने से गुरेज करें, अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स जो है वो शेयर करने से गुरेज करें, और साथ ही साथ वीडियो कॉल्स एंड पिक्चर्स को शेयर करने से भी गुरेज करें। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम तो बड़े क्लीन इंटेंशन से कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम ऐसा फंस जाते हैं। और इसमें पता है कंपनी का भी कोई उसमें फ़ॉल्ट नहीं होता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चले व्हाट्सएप का कोई फ़ॉल्ट नहीं है, कंपनी ने अपनी पॉलिसीज़ तो अपने हिसाब से बनाई है ना, लेकिन बीच में अगर कोई एम्प्लॉई ने कुछ कर दिया या किसी हैकर ने कुछ हैक कर लिया, तो मैं तो ये समझती हूँ कि हमेशा साइबर क्राइम से बचना चाहिए और अपनी डिटेल्स को, चीज़ों को, ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो भी क्लेम करते हैं कि हम बिल्कुल सेफ़ हैं, लेकिन मुझे तो उससे भी डर लगता है कि भाई मेरा अकाउंट अगर ऑनलाइन होगा तो कोई ना कोई हैक कर लेगा। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो डर लगता है। तो मेरा कोई भी अभी फ़िलहाल मैंने ऑनलाइन बैंक नहीं किया हुआ, मैं वही ट्रेडिशनल चेकबुक वाली बंदी हूँ। नहीं भाई, मैं तो चेक ही लिख के दूँगी। बहुत कम ऐसा होता है कि ऑनलाइन मैंने एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड की हुई है कि भाई चेक एंड बैलेंस कर लिया कि क्या आपके बैलेंस मौजूद है आपके अकाउंट में, बस। इसके अलावा ट्रांजैक्शन जो है वो मैं बड़ा ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि ना हो। दूसरी एक और मज़ेदार चीज़ मैं आपके साथ शामिल करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन इस वक्त बड़े इंटरेस्ट लेके देख रही होती हैं और सुन रही होती हैं, उनसे मैं शेयर करूँगी कि ग्रुप्स आजकल फेसबुक पे बहुत ज़्यादा बन गए हैं। लड़कियों के इस तरह के ग्रुप्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन एस वाला जो ग्रुप है आप समझ जाएँ, एस वाला जो अभी बड़ा एक कंट्रोवर्शियल भी बना था निदा यासिर के साथ। तो उस ग्रुप की अगर मैं बात करती हूँ, तो ऐसे ग्रुप में कुछ भी पोस्ट करने से, कोई भी कमेंट करने से पहले आप सोचें कि अब ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो मॉनिटर किए जा रहे हैं, और इन ग्रुप्स की वजह से आपकी घरेलू ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होती है। क्या होता है कि आपको नहीं पता, आप तो ये समझ रहे हैं कि उस ग्रुप में सारी लड़कियां हैं। मैं मानती हूँ उस ग्रुप में सारी लड़कियां हैं, आप खुल के अपनी सारी बातें शेयर कर रही हैं। आपने पोस्ट कर दिया अपनी सासू माँ के बारे में, आपने पोस्ट कर दिया आपकी जो है सिस्टर्स के बारे में, आपकी सिस्टर इन लॉ के बारे में आपने पोस्ट कर दिया, लेकिन दूसरी आईडी से बैठे हुए हैं हमारी जो दोस्त हैं, उनकी मियाँ जी उनकी आईडी खोल के बैठे हुए हैं और वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो मैं पर्सनली ये आप लोगों को रेकमेंड करूँगी, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप लोग ना करें इस तरह की पर्सनल स्टफ भी लोग वहाँ पर शेयर करते हैं, तो ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कभी भी देखिए सोशल मीडिया जो है ना सेफ़ नहीं होता। ये जो सोशल लाइफ, डिजिटल लाइफ है ना, अब ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं होता कि उस तरफ कौन है। आप हमेशा से बेखबर होते हैं ना उससे कि आपने चलें, आप तो ये देख रहे हैं, आपको ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो एक लड़की का नाम आ रहा है, अफशीन मलिक का नाम आ रहा है कि अफशीन मलिक ने ये कमेंट किया है, या अफशीन मलिक इस वक्त ऑनलाइन है, अफशीन मलिक से मैं चैट कर रही हूँ, अननोन है अफशीन मलिक। लेकिन आपको नहीं पता जो पीछे बैठे हुए थे वो अफशीन मलिक का सिर्फ नाम यूज़ कर रहे थे, या उनके कोई घर वाले थे जो उनकी आईडी यूज़ कर रहे थे। तो इन तरह के स्कैम से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम मैं बता रही हूँ आप लोगों को। बड़ी मैं शेयर नहीं कर सकती कि इसकी क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैर अखलाकी चीज़ें भी सामने आई हैं। तो हमेशा ज़रूर इन चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि फेसबुक जो है वो एक अच्छा मीडियम है, लेकिन एक ख़तरनाक और डेंजरस मीडियम भी है। यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि मेरे बालों में बस गई है मेरी बाली, तो मैं अपनी ज़रा बाली निकालती हूँ। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जी उठा पाकिस्तान।
वेलकम बैक। बात हो रही थी पाकिस्तान में बहुत सारा टैलेंट है, रोज़ हम किसी न किसी टैलेंट से आपको मिलवाते रहते हैं और टैलेंट की यूनिकनेस जो है वो बड़ी मायने रखती है कि आपका जो टैलेंट है वो बड़ा यूनिक होना चाहिए जनाब। तो मैं किस यूनिक पैकेज नहीं, मैं किस यूनिक टैलेंट की बात कर रही हूँ। मेरी बातें जो है ना, मुझे पीछे भी मैं बातें कर रही होती हूँ, गायबाना बातें हो रही होती हैं, तो वो भी बातें मिक्स हो जाती हैं। तो बात हो रही थी टैलेंट यूनिक होना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी चीज़ जब आपके सामने आती है, बड़ी बड़ी चीज़ें जब आपके सामने आती हैं, तो हमेशा पहले उसके प्रोटोटाइप्स बनते हैं, उसका बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही जो है छोटा सा डिज़ाइंस, आप लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, देखते हैं वो फ्लैट जो है एग्जैक्टली वैसा जो है ना छोटे से मॉडल में फ्लैट बनाया हुआ होता है। तो उसका प्रोटोटाइप कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितनी ज़रूरी होती है उसको पहले एक छोटी जगह पर उसकी वही शक्ल देना, उसके बाद जाके जब उसका बड़ा वाला शाहकार सामने आए तो सब लोग हैरान रह जाएं। मैं बात कर रही हूँ ट्रक आर्ट की। बनाते हैं एक नौजवान ट्रक्स और बसेस के प्रोटोटाइप्स, उसके ओरिजिनल मॉडल्स। आइए चलकर देखते हैं इस पैकेज में कि वो कैसे बनाते हैं। जी जनाब, आपने देखा इतना रियलिटी बेस्ड उन्होंने रखा है कि एक बस है, उसके ऊपर सामान भी लोडेड है। उस पूरी बस पे जो है वो पैक हुआ हुआ सामान लोगों का। आप देखते हैं बसेस जब चल रही होती हैं, इंटीरियर से बसेस आती हैं तो उस पर सामान लोडेड हुआ हुआ होता है। वो ब्लैक कपड़े से उन्होंने उसको रैप किया हुआ होता है। तो उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सामान भी अपने प्रोटोटाइप पे रखा हुआ था। हाउ अमेजिंग इज़ दैट। और मैं तो ये समझती थी कि जो बसेस हमें दिखती हैं वो वैसे ही बस उठाते हैं, पेंट ब्रश उठाते हैं, उसको पेंट कर देते हैं। लेकिन पैकेज में तो देखा गया कि भाई पहले उसकी स्केचिंग होती है, कलरिंग होती है, उसके बाद उसे जो है एक शाहकार में बदला जाता है। बगैर मैं ज़्यादा बोले आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ इस नौजवान से जिनका नाम है मोहम्मद फराज खान। अस्सलाम वालेकुम फराज, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कहती हैं खैरियत से? ठीक ठाक हो भाई। मैं आप ये बताएं, इतना मुश्किल काम होता है? पहले उसकी स्केचिंग होती है, फिर उसमें कलरिंग होती है, उसके बाद इसका प्रोटोटाइप बनता है, फिर जाके बस बनती है। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक पैटर्न होता है, बिल्कुल। पैटर्न वाइज काम होता है सारा। तो इसी तरह इसका भी यही है कि सारा इसका पैटर्न वर्क है। स्टार्टिंग में पहले इसकी स्केचिंग होती है, फिर इसकी कंप्रेस बाकायदा ड्राइंग होती है। अच्छा, 3D में मॉडलिंग भी होती है इसकी? बिल्कुल। उसके बाद फिर इसका ये है कि इसका स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर के बाद फिर बॉडी बनती है इसकी। ज़बरदस्त। और फराज ये बताएं कि ये जो बसेस रखी हुई हैं टेबल पे, मैं देख रही हूँ कि इनके अंदर भी सीट्स बाकायदा लगी हुई हैं। उस तरफ एक है, इस तरफ दो हैं, तो ये अंदर सीट्स कैसे लगाई हैं आपने? ये इंटीरियर का सारी चीज़ें बिल्कुल स्टीयरिंग और पर्दे, सीट्स, हर चीज़ बिल्कुल वैसी होती है जिस तरह रियल गाड़ी होती है। बिल्कुल वैसे ही है। तो ये कैसे भाई बनती कैसे है? ये आपने अंदर कैसे सीट्स लगाई? जब बनती है तो पूरी पीसीस में होती है गाड़ी ना। सीट्स अलग इसकी फिट होती हैं, स्टीयरिंग अलग होता तो है। मतलब पहले आप अंदर का इंटीरियर बनाते हैं, उसके बाद फिर एक्सटीरियर की तरफ आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़बरदस्त। ये बताइएगा कि कितना वक्त लगता है आपको एक इस तरह का प्रोटोटाइप बनाने में? इसको तकरीबन 25 से 30 डेज लगते हैं। जिसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे पूरी रात भी उस पर काम करना पड़ जाता है। इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। और स्केचिंग पहले करते हैं, अगर स्केचिंग का टाइम भी मिला लें तो फिर कितने दिन लगता है? टोटल मिला के मैं बताता हूँ। अच्छा, सब मिला के आप बता रहे हैं। ज़बरदस्त भाई, इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। घर वालों ने कभी बोला कि ये फराज तुमने कैसा शौक पाल लिया है भाई?
नहीं, स्टार्टिंग में तो थोड़ा था पापा को कि किस फील्ड में आ रहे हो, क्योंकि हम हैं स्कूलिंग से ना, बैकग्राउंड हमारा टोटल स्कूलिंग से ही है। तो यही था घर से भी कि आप भी थोड़ा स्कूलिंग में आओ, लेकिन मेरा शौक था तो ये है कि कभी मना नहीं किया किसी ने इस काम के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत हुआ कि यार ये पापा ने बोला कि ट्रांसपोर्ट में क्यों जा रहे हो इस तरह, तुम तो स्कूलिंग से हो, लेकिन मामा ने बहुत सपोर्ट किया, मैंने इसको अच्छा। करा, काम स्टार्ट किया। सपोर्ट के बगैर बिल्कुल कुछ भी नहीं था मैं। कुछ भी नहीं अगर उन्होंने सपोर्ट ना करती तो शायद मैं बना भी नहीं पाता आज ये। और खुद क्या पढ़ रहे हैं फराज? खुद मैं अभी रिसेंटली बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। Okay. अभी मैंने एडमिशन लिया है, कंटिन्यू करनी है आगे स्टडी। माशाल्लाह, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर Thank you. स्टडीज़। ये बताइएगा कि आप जो ये प्रोटोटाइप मॉडल्स बनाते हैं तो फिर ये आप कहीं सेल भी करते हैं इन मॉडल्स को? बिल्कुल, ये मतलब मॉडल्स इस तरह के होते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो अपनी गाड़ी का मॉडल बनवाते हैं, वो अपने ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए रखते हैं। बाकी रही बात ट्रक आर्ट की, तो इसमें एक मैं न्यू पैटर्न लाया हूँ, ये ग्लास वर्क का। अच्छा। वरना आपने नॉर्मल देखा होगा सब जगह के पेंटिंग होती है, चमक पट्टी वर्क होता है, वो आंखें बनी हुई होती है ना इस हाँ, तरह से, वो बिल्कुल, ट्रक के बिल्कुल। पीछे आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसे करके नकाब वाली खातून बनी हुई होती हैं और बड़ी बड़ी उनकी आंखें होती हैं जनाब। तो फिर ये बताइएगा ये नया स्टाइल आप लेकर आए हैं अपने ट्रक आर्ट में, तो अब आ गए स्क्रीन पे, मैं आ गई, मैं बताऊं वो जो खातून बनी हुई थी ना ऐसे करके आंखों वाली, उनकी मैं बात करी, ऐसे ऐसे करके आंखों, नकाब लगाया हुआ होता, तो वो मैंने बड़ा देखा है। और ट्रक के नीचे लिखा होता है देख मगर प्यार से, जी, इस फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। तो ये बिल्कुल। वाली जो है ना, आप थोड़ी रेवोल्यूशन लाएं कि अब आप आर्ट में चेंजिंग ला रहे हैं। क्या सोच के आपने सोचा कि भाई ट्रक आर्ट थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए? मैंने बचपन से जब से मतलब होश संभाला है एक ही आर्ट देखते आ रहे हैं, रेड वाइट इस तरह का। तो मैंने सोचा कि उसको अपने ट्रक आर्ट की बेस को भी हम लोग रखें और थोड़ी चेंजेस भी लाएं। तो मैं ग्लास वर्क पे आप देख सकती हैं जिस तरह इस पे काम है, ये हमारा पाकिस्तान का आर्ट भी इसमें थोड़ा थोड़ा झलक रहा है और एक ग्लास वर्क का न्यू लुक भी आया है, क्योंकि इस तरह का जो काम है मेरे ख्याल से कहीं पे अभी है नहीं। नहीं, मैंने भी नहीं देखा, आप सही कह रहे हैं। ये बताइएगा फराज, किसी ने आपको ये बोला है कि भाई ये मेरी बस है या ये मेरा ट्रक है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही ना मॉडल बना के आप दे दें? बिल्कुल, मेरा वर्क की टोटल इसी तरह ही है कि कुछ जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं सेम, वो उनका सेम मतलब सीट से लेकर टायर तक, साइड ग्लास तक, वो बोलते हैं बिल्कुल ओरिजिनल मुझे सेम चाहिए। वो आप अगर पाकिस्तान से किसी भी सिटी में आप अगर ट्रेवल करें तो अगर आपको किसी उनके टर्मिनल पे आपको मॉडल दिखें तो वो मेरे ही होंगे। अच्छा, आपके अलावा कोई भी ये अभी काम नहीं कर रहा क्या? नहीं, फिलहाल तो ये काम मैं ही कर रहा हूँ, जबरदस्त क्योंकि भाई, ये काम माशाल्लाह। ऐसा है कि बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल न्यू है और गॉड गिफ्टेड जिसको बोलें। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताएं फराज, क्या प्लान करते हैं कि जब मैं फ्यूचर में जाऊंगा तो बसेस और ट्रक के अलावा क्या बनाऊंगा? फ़िलहाल तो अभी मेरा फोकस इस पे ही है, क्योंकि शौक भी मेरा टोटल बस पे और ट्रक पे ही अच्छा, है बस बचपन से से। क्या खास किस्म की अटैचमेंट क्यों है भाई? सब यही पूछते हैं, ये मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि बचपन से ही कुदरती जिसको बोलते हैं ना, कुदरती बात है। जब मैं छोटा था तो ट्रैवल मैं किया है आपने बहुत ज़्यादा बसेस में? ट्रेवल भी किया है, लेकिन जब मैं बिल्कुल छोटा था तो जब मैं टॉयस लेता था, जब भी मैं बस और ट्रक बस सब और बोलते थे ट्रक? कुछ और ले लो, बोलता था नहीं बस यही। ये क्या कनेक्शन है भाई फराज? इसका तो खैर मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो यही समझता हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड है, कुदरती आया है कुछ। कुछ चीज़ें होती हैं इंसान को पता नहीं होता ना कि कहाँ बिल्कुल। से आई हैं, और काफ़ी सारे वाक़यात भी ऐसे लगते हैं आपको कि ये तो पहले भी हो चुका है। इस तरह का डेजा वू वाली आपकी कैफियत होती है आपकी कि भाई ये ऐसा लग रहा है ये पहले भी कहीं हो चुका है, आपको रीज़न नहीं पता चलता कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन इस तरह की कैफियत होती है। भाई ये बताइएगा, ये बसेस तो चलो फिर भी समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से बनाई होंगी, ट्रक मैं देख रही हूँ कि उसके अंदर लाइट्स भी एग्जैक्टली वैसे ही हैं और वो साइड मिरर्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं, तो इसमें मटीरियल क्या यूज़ किया है आपने? मटेरियल इस ट्रक में तो प्लास्टिक एंड वुडन है। अच्छा। वरना इसके अलावा में 3 तरीके के इसमें मटेरियल यूज़ होते हैं, वो डिमांड के ऊपर होता है, जिसमें एक मेटल है, वुड है और प्लास्टिक है। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये टायर्स वगैरह आप पहले कोई गाड़ी परचेज करते हैं या सारी अलग अलग चीज़ें लेते हैं? इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से मिलती हो मुझे, जस्ट रॉ मटेरियल होता है, उसको मैं टोटल सारा खुद अपने हाथ से बनाता हूँ। उसके साइड ग्लास से लेकर टायर, लाइट, हर चीज़ मैं अपने टायर हाथ भी से आप खुद बनाता बनाते हूँ। हैं? बिल्कुल। किस तरीके से बनाते हैं भाई? वो वुडन के टायर्स होते हैं, वो वुडन के होते हैं, और जो ट्रक के हैं वो परचेज करता हूँ मैं बाहर से। ओके, ज़बरदस्त, सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल। और ये जो छोटे छोटे स्टिकर्स वगैरह आपने लगाए हुए हैं, ये भी खुद ही प्रिंट करवाते हैं? बिल्कुल, रियलिटी लाने के लिए किसी ने कुछ नाम भी लिखवाया हुआ है, रूट भी लिखवाया है, वो भी हमें डालना पड़ता है, उसमें मेंशन करना पड़ता क्योंकि है। उस पे लिखा हुआ है अल सईद डायो सर्विसेज। जी जी, तो ये इन्होंने आपसे बनवाई थी, अल सईद बिल्कुल। वालों ने बनवाई थी? बिल्कुल। उसके बाद आपको दे दी कि भैया आपकी तरफ से तोहफा है, हमारी तरफ से नहीं, आपको। असल में ये उनकी डिलीवरी थी, मैंने थोड़ा डिले करा शो की वजह से, नहीं तो अच्छा, कल उनकी डिलीवरी यानी थी। हमें दिखाने के लिए आप इतनी खूबसूरत सी चीज़ बिल्कुल। लाएं। भाई ये बताएं कि फ्यूचर में
आपको क्या लगता है कि इसके इन प्रोटोटाइप्स तो आप बना रहे हैं, इनके ऊपर क्या मज़ीद बेहतरी आ सकती है कि सर्विस जो है वो इनकी मज़ीद बेहतर हो सके? इस पे कंपेयर करते हैं अगर बाहर की गाड़ियों से, तो काफ़ी लग्जरी अभी हमारे पाकिस्तान में भी आ गई हैं, जिसमें डाइवो हैं, यूटर्न गाड़ियां हैं, ये न्यू गाड़ियां हैं जो बहुत लग्जरी हो गई हैं। उसके अलावा अगर हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, वहाँ पे भी बहुत चेंज आया है। पहले जिस तरह उनकी लैंग्वेजेस वगैरह थी, लेकिन अब उनको बाकायदा सूटेड वूटेड करके उनको अच्छा। यूनिफॉर्म में करा है, बिल्कुल फॉर्म में आ गया है। मतलब अच्छा लगता है ट्रेवल करते हुए फैमिली के साथ भी। तो मैं ये देखता हूँ कि खुशी होती है फिर पाकिस्तान में बहुत सारी इसको ऐसी भी देख सर्विसेज हैं जिनके अंदर आपको मिलती हैं बस होस्टेसेस भी, मैं आपको लैंड बिल्कुल। होस्टेसेस मिल जाती हैं। एक तो एयर बिल्कुल। होस्टेसेस होती है, लेकिन आपको बसेस में भी होस्टेस मिल जाती हैं। और अक्सर लोग जो है ना उन्हें बड़ा तंग भी करते हैं, बार बार ये कैसे चलेगा, हैंड्स फ्री कैसे चलेगा, और ये मेरी तो सीट का टीवी नहीं चल रहा है। भाई वो भी इंसान होते हैं भाई, उन थोड़ा सा कॉपरेट करी हूँ बेचारी। मैंने देखा है कि मैं एक दफ़ा डाइवो सर्विस से गई थी, रावलपिंडी से इस्लामाबाद गई थी मैं, या शायद लाहौर से इस्लामाबाद गई थी। उन्हें पूरा रास्ता फराज इतना बेल बजा बजा के वो ऐसे ही। बेचारी पूरा टाइम चलती रही। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। मुझे ये बताएं कि डबल डेकर हम जो देखते हैं बाहर की जी, जी। बसेस होती हैं कि भाई उनका सेकंड वो भी होता है, सेकंड स्टोरी भी होती है, तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं होती? पाकिस्तान में स्टार्टिंग में थी कराची में डबल डेकर अच्छा। बसेस, हाँ, लेकिन पुरानी अभी बात होगी कि बहुत बिल्कुल मुझसे पहले की। हाँ बिल्कुल मुझसे भी पहले की। लेकिन अभी ये है कि इस रूट के हिसाब से जो हमारे आपको पता ही है रूट जिस तरह हैं जो भी है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से पसंद नहीं करते ट्रांसपोर्टर उसको। लेकिन अभी कराची से कोयटा के रूट पे एक डबल डेकर गाड़ियाँ स्टार्ट हुई हैं, अच्छा। स्लीपर, जिसमें बाकायदा बंदा सो के लेट के जा सकता है। हाँ ज़बरदस्त। वैसे क्या फ़ायदा है डबल डेकर बंद करने का फराज? लोग तो छतों पे बैठ के सफ़र कर रहे होते हैं, इतने बस भर जाती है तो वो छत के ऊपर फिर वहाँ पर भी टिकट लेते हैं। मैं तो सोचती हूँ वहाँ टिकट क्यों ले रहे हैं, एक तो बंदा अपनी जान पे खेल के सफ़र कर रहा है, लेकिन नहीं भाई, टिकट वहाँ पर भी आपको लेना पड़ता है। वो इस तरह का है कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट कम है हमारे पास और पब्लिक ज़्यादा हो जाती है, ख़ासतौर पे ईद के दिनों पे जो इंटीरियर पंजाब के लोग हैं वो अपने घरों पे जाना चाहते हैं, लेकिन अब सीट्स नहीं होती ना ट्रेन में ना फिर बसेस में, तो मजबूरी बेचारे वो नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ फराज, ये जो डेली बसेस हम ट्रैवल करते हैं ना, जो शहर के अंदर चल रही होती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। नहीं, जैसे कि ये हमारी कराची के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो बसेस जा रही होती हैं, उनकी छतों पे लोग कितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। हाँ, आपने देखा है? उसका तो मुझे आइडिया नहीं कि वो क्यों नहीं करते। वो भी मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट कम है, इस वजह से बेचारे वो भी मजबूर बिल्कुल हैं। ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद हमारी कराची में जो है ना वो तारें जो है वो बड़ी नीचे नीचे गुजरी हुई हैं, शायद इस वजह से डबल डेकर्स, क्योंकि डबल डेकर होती है जब तो वो थोड़ी सी ऊंची, कदरे ऊंची और बस उसके होती है। अलावा हमारे अंडर पासिस इतने हैं, हर चीज़ इतनी है, जा भी नहीं सकती ना गाड़ियाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, अंडर पासेस से आई थिंक जब हमारी डबल स्टोरी बस होगी तो उसे कुछ नीची बस होगी, फिर वो इतनी ऊंची नहीं होगी ना जितनी नॉर्मली बसेस होती हैं। कुछ तो उसके अंदर साइंस लगाएंगे ही, कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना? जी जी। अच्छा ये बताइएगा कि आप जब पढ़ रहे हैं, बीकॉम आप कर रहे हैं, तो साथ ही साथ कोई कोर्स सोचा है कि मैं इस तरह का ट्रांसपोर्ट का कोई कोर्स वगैरह करूँ? ट्रांसपोर्ट का तो नहीं, इसके अलावा मतलब कंप्यूटर से आर्ट थोड़ा का मेरे कुछ? को लगाव था, तो मैंने कोर्सेज करे हैं, शॉर्ट कोर्सेज, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह है, वेब डिज़ाइनिंग है, 3D मॉडलिंग भी किया बिल्कुल होगा आपने? ये सब मैंने करा है। जबरदस्त भाई। यहाँ पर एक कॉल आ गई है हमारे पास, देखते हैं कौन बात कर रहा है और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी? याहिया बात कर रहा हूँ। ठीक ठाक याहिया, आपकी आवाज़ से मैंने पहचान लिया। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आप माशाल्लाह जो बड़े, मैंने इनका एक इत्तेफाक से फराज का प्रोग्राम मैंने देखा था जिसमें इन्होंने जो काम किया वो मैंने देखा, बड़ा प्रिसीशन काम है और बड़ा यानी बड़ा नाजुक, हर चीज को बड़े तरीके से बनाना। बहुत याहिया, बहुत ज़्यादा नाजुक काम है। बहुत, लेकिन बहुत मुझे देखिए हमें इन कामों को अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ इसको गवर्नमेंट लेवल पे ये तो एक ऑटो डिजाइनर बन सकते हैं। यानी ये अगर जिस तरह किसी जगह ये इनका कोर्स कराया जाए, जैसे एनईडी वगैरह में होता है, तो इनको चांस दिया जाए यहाँ ये जो इनहेंस कर सके अपने, और कोई ऐसी डिजाइन कर सके जो प्रैक्टिकली हमारे शहर के हिसाब से ऐसी बसेस बना सके। जैसे आपने डबल डेकर का कहा, तो मैं आपको बताऊं ये 60s में चलती थी डबल डेकर, जब आप तो नहीं थी, मैं तो था। लेकिन ये कि वो 60s में वो डबल डेकर चलती थी। बट और आपने कहा ना बसों पे, एक ट्रांसपोर्ट का मसला ऐसा है ना कि आप ये बच्चे बसों पे बेचारे सफर इसलिए ऊपर छत पे करते हैं कि एक तो उनका आधा किराया होता है, दूसरी बात है कि अच्छा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट जी और ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होती नहीं है, तो मजबूरन करते, किसी को शौक नहीं है तो ऊपर चलने का। अच्छा फराज से मेरा सवाल, ये फराज देखिए ये आपकी एक फील्ड है, आपने बड़ा स्पेशलाइज जॉब किया है, जी जी। आप ये मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि अगर आपको क्या सहूलतें मिले, क्या फैसिलिटी मिले कि आप इसको प्रैक्टिकली डिजाइन कर सके बसों को, क्योंकि हम तो जाहिर चाइनीज बसें वगैरह दूसरी बसें बनाते हैं, हमारे यहाँ ऑटो इंडस्ट्री के लिए, इसके डिजाइनर के लिए क्या आपके पास सजेशन है तो आप बताएं ताकि हमारे हुकूमत के जो लोग हैं सुन सकें।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आया फॉर कॉलिंग। ही इज़ ऑलवेज कॉलिंग एंड गिविंग बेस्ट एडवाइसेस। वो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि भाई अब क्योंकि सी पैक का दौर है और आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान से चाइना आप बस के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं और आपका टिकट सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का आप टिकट कटाएं और आप चाइना जो है वो यूँ पहुँच सकते हैं। तो जनाब वो आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसी बसेस का भी प्रोटोटाइप बनाएं जो कि इस तरीके से अब चाइना ट्रैवल कर सकें आपकी बसेस। तो आप करेंगे कुछ प्लान? बिल्कुल, अगर मुझे थोड़ी सपोर्ट मिले इस उस पे तो मैं बिल्कुल काम करूँगा। या ने आपसे ये भी पूछा है फराज कि किस तरीके की सपोर्ट आप चाह रहे हैं गवर्नमेंट की? कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं अपना टैलेंट बाकायदा शो कर सकूँ, सिर्फ मॉडलिंग के हद तक नहीं, उसकी डिज़ाइनिंग के हद तक। यानी कि ट्रांसपोर्ट डिजाइनर्स को आप जैसे और भी कोई ना कोई डिजाइनर्स तो होंगे जो अपना ट्रक आर्ट शोकेस करना चाह रहे होंगे, इनका एक एग्जीबिशन होना चाहिए, आप ये चाह रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के जो है ना लोग अपना टैलेंट लाके शो कर सकें। और गवर्नमेंट के लोग आए आप लोगों को हायर करें अपनी बसेस के लिए। ऐसा ही है भाई इंशाल्लाह ताला जरूर हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा आपके साथ। ये बताइएगा कि जब आप बस बना रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला जो फेज़ होता है वो क्या होता है? सबसे मुश्किल जो मुझे लगता है, वैसे तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन उसमें कंपेयर करें मुश्किल सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इसकी शेप निकालना गाड़ी की। अच्छा। क्योंकि मेरे पास जस्ट एक पिक्चर आती है गाड़ी की, उसको देख के मुझे पूरी गाड़ी बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं जाके सामने मेरे खड़ी हो और मैं देख के बनाऊँ, जस्ट एक पिक्चर पे बनाता हूँ तो बड़ा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है उसकी बारीकी। क्योंकि जो असेंबल्ड गाड़ियाँ आती हैं वो तो एक जैसी होती हैं, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान की बॉडी मेकर्स बनाते हैं उसमें वो कुछ अपना एक आर्ट डाल देते हैं, कुछ अलग चेंजेस डाल देते हैं, तो फिर उसको बनाने में मैं समझता हूँ मुझे थोड़ी मुश्किल होती है कि यार ये। यानी कि आप कह रहे हैं जब इसका आप कार्व कर रहे होते हैं, आप लकड़ी को जब कार्व करके उसका शेप में लाते हैं प्लास्टिक या लकड़ी को, तो वो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। तो भाई किस चीज़ से ये वो जो हम देखते हैं कि नॉर्मल जो वुड वर्कर्स होते हैं उन्हीं के वही वाले आलात आप भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, बिल्कुल मेरा इसमें कोई मशीनरी वर्क यूज़ नहीं है, टोटल हैंड वर्क है इसमें। तो आप इसकी कैसे कार्विंग कैसे करते हैं? उससे वो छोटे मोटे, बिल्कुल छोटे मोटे जो टूल्स हैं हल्के फुल्के से वो यूज़ होते हैं, और उसके अलावा कोई ऐसा मशीनरी वर्क नहीं है, डाई कास्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ कि जिससे बनता हो ये सारा काम। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ बनाया, बड़ी मेहनत की और वो ख़राब हो गया? हाँ बिल्कुल, एक ट्रक मैंने बनाया था, बना के मैं नीचे लाया था। सबसे पहले मैं अपनी मामा को दिखाता हूँ लाके ना। अच्छा। तो मैं लेके आया, मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो आई बड़े खुशी खुशी अब करीब ना, तो मैंने उसको बोला कि थोड़ा दूर और डिस्टेंस से रहो, तो वो बच्ची है ज़ाहिर है, छोटी थी, 2-3 साल की थी, तो मैं थोड़ा सा उठ के आगे गया होऊंगा, वो आके मैडम उसके ऊपर बैठ गई, वो पूरा वहीं पे टूट गया। वो बड़ा दुख हुआ उस पर, लेकिन वो छोटी थी, क्या कर सकते हैं। ये बड़ा होता है ना, छोटे बच्चे जो है वो बादशाह होते हैं, कुछ भी तबाही कर देते हैं उसको, कुछ भी नहीं कहते। अच्छा, मेरा भतीजा भी जो है ना वो कुछ ना कुछ रोज़ ही रोज़ के बेसिस पे तोड़ा होता है ग्लास। उन्होंने ऐसे जगलिंग करते हुए ना ग्लास तोड़ गया, और उसके बाद मम्मी कोई बात नहीं बेटा, बच्चा है। मैंने कहा बचपन में हमें तो बड़ा मारा है ऐसी चीज़ें तोड़ने पर, लेकिन जो आपके बच्चों के बच्चे होते हैं ना उनसे आपका एक कनेक्शन ऐसा होता है कि आप कुछ बिगाड़ते भी हैं, उन्हें इतना प्यार देते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये बताइएगा कि घर में और कौन कौन है आपके? भाई, एक छोटी बहन हो गई, मम्मी पापा हो गए, और कौन है? उसके अलावा 2 सिस्टर है मेरी, मैरिड हैं। अच्छा। उसके अलावा एक छोटा भाई है मेरा, हम टोटल 5 बहन भाई हैं। तो भाई बाकी लोग भी इस तरह की फील्ड में आपको सपोर्ट करते हैं कि हाँ फराज ऐसा करो, हम भी फ्यूचर में तुमसे इस तरह का कुछ काम लेने वाले हैं? बिल्कुल, सपोर्ट तो मेरी फैमिली से भी है, फ्रेंड से भी है, हर किसी से ही है। क्योंकि जो भी काम, क्योंकि मैं छोटा सा था, ड्राइंग करता था क्लास में ना, मेरे टीचर्स ने भी बड़ा सपोर्ट किया। जब ड्राइंग का कोई पेपर होता था तो उसमें एक सब्जेक्ट मेरा ऐड कर देती हूँ अदर्स के नाम से, उनको पता था फराज इसमें बस बनाएगा लाजमी, तो मेरे सारे ड्राइंग के नंबर्स वहाँ से कवर हो जाते थे। अरे वाह, ज़बरदस्त। भाई ये बताइए 3D मॉडलिंग भी आपको करनी पड़ती है इसको बनाने से पहले, तो वो कितना मुश्किल होता है? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, क्या प्रोसेस होता है? उसका मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो सब ईजी है, कंप्यूटराइज। तो उस पर बस ये है कि डिज़ाइनिंग पे थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ता है, उसमें माइंड लगाना पड़ता है हर चीज़ के लिए, उसमें न्यू इन्वेंशन लाने के लिए मुझे ढूंढना पड़ता है हर चीज़ को। और सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं? सॉफ्टवेयर उसमें 2-3 करेंगे, कॉरल है, उसके अलावा फोटोशॉप है, इस तरह के 3-4 सबसे मिला के फिर एक बनता है वो। ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त आर्ट है भाई, और इतनी मेहनत लगती है। नॉर्मली हम बसेस को देख रहे होते थे, जो बसेस गुजर रही होती हैं, ट्रक्स गुजर रहे होते हैं, हमारे जहन में एक यही नक्शा था कि भाई वो पेंटर आता होगा, पेंट लेके खड़ा हो जाता होगा सीढ़ी लगा के और पेंटिंग बना देता होगा। लेकिन जनाब ये देखें, आपकी पूरी साइंस है। फूल पत्ती वाले भी इससे पहले हमारे शो पर आए हैं, वो भी यही बताते हैं कि ये पूरी साइंस होती है। पहले किसी जगह को या किसी चीज़ को देख के उस पर ऑब्जर्व करना पड़ता
पड़ता है कि इस पे सूट क्या करेगा, इसकी जो मॉडल है, इसका स्टाइल है, इसका साइज़ है, उसके हिसाब से क्या बिल्कुल अच्छा ऐसा ही। लगेगा। फिर उसके ओनर से पता करना पड़ता है कि आपकी आपको क्या क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं, बिल्कुल। कोई स्पेशल चीज़ें लिखवानी है कुछ इस तरीके से। उसके बाद उसका स्केच बनता है, उसके बाद कोई चीज़ जो है वो सामने आती है, नई नई बातें हमें पता लगती रहती हैं जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होती। ऐसा है? ऐसा ही है। अच्छा, बचपन में आपको लगता था कि ये जो काम है ये इतना मुश्किल होगा कि भाई स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा इस तरह से? बचपन में तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा या फिर मैं इस तरह के मॉडल्स बनाऊँगा। मेरे फ्रेंड्स वगैरह जितने थे वो किसी को एरोप्लेन का, किसी को कार के कलेक्शन का शौक था, तो वो सब कलेक्शन रखते थे अपने पास। लेकिन मेरा शौक ऐसा था ट्रक और बस का कि अब मैं ढूंढता था, मुझे मिलता नहीं था। तो फिर ऐसे ही मैंने बैठे बैठे सोचा, मैंने क्यों ना मैं खुद ट्राई करूँ बनाना। तो मैंने सबसे पहले अपनी एक गाड़ी बनाई थी गत्ते पे। अच्छा। हाँ, वो बना के जब मैं लाया, अपनी मामा को दिखाया, पेरेंट्स को दिखाया, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे ना। मैं बड़ा खुश, मैंने पता नहीं मैंने ऐसी क्या चीज़ बना दी है। अब मैं उसको देखता हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है क्योंकि वो एक चकोर सा डब्बा सा था। लेकिन अगर उन्होंने वहाँ पे मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, अप्रिशिएट नहीं किया होता, शायद मैं डर जाता, आज पीछे आप हट इतनी जाता। खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें नहीं बना रहे होते। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी एप्रिशिएशन के बगैर कुछ भी नहीं था। माँ बाप की अप्रिसिएशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। कल हमारे शो पे जब सिद्रा आई हुई थी तो आपको पता है फराज वो क्या बता रही थी? कहने कि मैंने एक पोएम लिखी, मेरा वो बेसिकली एचआर की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने एक बचपन में पोएम लिखी और जब मैंने वो अपने पेरेंट्स को दिखाई तो वो इतना ज़्यादा खुश नहीं हुए जितना मैं खुश हुई उस पोएम को लेके। मेरी पोएम छप गई भाई अखबार में, लेकिन वो इतना खुश नहीं हुए, तो उन्होंने अपना वो पूरा शौक ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा मुझे लगा कि जो लिटरेचर है वो कोई इतनी ख़ास फील्ड नहीं है, फिर मैंने अपनी फील्ड ही बदल ली। और अभी आप मुझे जब फराज के वर्ड से पता लगा कि उनको जब पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तो वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए, हालांकि उन्होंने कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनाई थी, एक गत्ते की गाड़ी, और वो भी जब छोटा बच्चा बनाएगा तो वो किस बिल्कुल, लेवल की होगी, आई बिल्कुल। कैन इमेजिन। बट स्टिल जब आप प्रमोट करते हैं अपने बच्चे को, अप्रिशिएट करते हैं, उसे बूस्ट अप, उसका कॉन्फिडेंस करते हैं कि ये तुमने ज़बरदस्त काम किया है और मुझे लगता है तुम इससे बहुत अच्छा काम कर सकते हो, ज़रूर तुम ये काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जनाब बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। ये बताइएगा पेरेंट्स ने आपको कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि सही सपोर्ट किया और कहीं कहीं आपको लगता है कि थोड़ा सा और कर लेते तो मज़ीद कोई बेहतरी आ सकती थी? हाँ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मैं ऐसा लगे कि वो थोड़ा और कर लेते तो बेहतरी हमेशा आती। ज़्यादा किया? हमेशा बहुत उन्होंने जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा उन्होंने किया हमेशा से। हर चीज़ में, क्योंकि मेरे पापा से भी, क्योंकि मैं छोटा था उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था काम, तो मैं उनसे पूछता था ये फ़लाँ चीज़ कहाँ से मिलेगी, फ़लाँ चीज़, तो वो मुझे अपने साथ लेके कभी चिढ़ते नहीं थे कि मैं यार ऑफिस देखूँ, अपना बिजनेस ये देखूँ। बहुत बड़ी बात होती है बिल्कुल, फराज। वो मुझे अपने साथ लेके जाते थे, सब अरेंज करवाते थे। अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि न्यू मेरे माइंड में आता रहता है, मैं ये करूँ, तो वो मुझे लेके जाते हैं हर जगह, हर चीज़ में मेरे को साथ साथ रहता है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। भाई एक ये बात बताएं कि अगर आप ये ट्रक आर्ट ना बनाते तो क्या बनाते? बसेस बनाता, और बसेस ना बनाते तो क्या बनाते? शायद फिर मैं स्कूलिंग कर रहा होता। स्कूलिंग करते? बिल्कुल। अच्छा, फिर गाड़ियों की तरफ नहीं आते कि कार्स बनाता, मोटर बाइक्स बनाता? नहीं, क्योंकि मेरे को शौक ही क्योंकि इनका है स्टार्टिंग से, बचपन से ड्राइंग करता था मैं बचपन से, फिर मॉडलिंग पे आया। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा बड़ा नाम है कि मैं प्रोफेशनल बस डिज़ाइनर हूँ। ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह। कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर्स भी आपको देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई हम भी बनवा लें फराज से। मैसेज तो उनको नहीं, कि जनरेशन को मैं दूंगा कि जो भी आप में टैलेंट है उसको कभी दबाएं नहीं, उसको शो करें। और उनके पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर जिस तरह आपने बताया कल उनका पेरेंट्स ने उनको डिमोटिवेट किया, जिस वजह से वो थोड़ा डिसार्ड हो गई। अगर पेरेंट्स उनको मोटिवेट उस टाइम करेंगे, सपोर्ट कर लेते तो हो सकता है बिल्कुल। सिद्रा आज बहुत बड़ी जो है वो बिल्कुल। राइटर होती, बड़ी अच्छी पोएट होती सिद्रा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप पेरेंट्स की सपोर्ट पेरेंट्स को क्या लाजमी है। मैसेज दे रहे हैं? यही मैसेज है कि अपने बच्चों के टैलेंट को दबाएं नहीं, उनको प्रमोट करें और जैसा वो चाहते हैं उनको कम से कम अप्रिशिएट तो करें। बिल्कुल। और पता है आप लोगों को मैं ये बात बताऊं कि बच्चों के लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं उसके माँ बाप। एक बच्चा अपनी लाइफ के तमाम डिसीजन इसी बेसिस पे ले रहा होता है कि उसके माँ बाप का रिएक्शन क्या है। अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है तो क्या उससे माँ बाप खुश हुए या उससे माँ बाप जो है वो कोई ख़ास सेटिस्फाई नहीं हुए या उससे गुस्सा हो गए। काफ़ी लोग जो होते हैं वो अपनी फील्ड्स बदल लेते हैं, अपने डिसीजंस को बदल लेते हैं। तो जनाब हमेशा अपने बच्चों को पॉजिटिव चीज़ों पर जो है हमेशा हमेशा अप्रिशिएट कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया फराज के आप आए और आपने इतनी खूबसूरत मॉडल्स हमारे साथ शेयर किए। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा ज़रूर पाकिस्तान।
साइकोलॉजी जो है वो बड़ी चेंज हो गई है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उनके लाइफस्टाइल में भी बड़े चेंजेस आ गए हैं, उनके एटीट्यूड में भी बड़े ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, उनके खाने पीने के उठने बैठने के तरीक़ों में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब जो एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जो बच्चों को डिस्टर्ब करता है, सबसे पहले तो वो होता है उनकी ज़िद, कि भाई बच्चे ज़िद बहुत करते हैं, खाने पीने में ज़िद, पहनने में ज़िद, कहीं आने जाने में ज़िद। तो ये बच्चे ज़िद क्यों करते हैं? सेकंड बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो हमारा होता था 4 बजे कार्टून आते थे, तो 4 बजे हम कार्टून देखते थे, उसके बाद हम चले जाते थे खेलने या फिर पढ़ने का हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता था। अब बच्चों के पास डिजिटल एरा है जनाब, उनको हर कार्टून की जो कॉपीज़ हैं उनको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अगर कोई एपिसोड बच्चे से मिस हो गया है तो फ़ौरन यूट्यूब पे जाता है और वो बेन 10 का और पता नहीं क्या क्या बच्चों के कार्टून्स जो होते हैं वो जो है उस पे देख रहा होता है। तो इन सारी बातों पे, इन सारी चीज़ों पे, इन सारे मामलात पे आज जो है होने वाली है बात। उसके लिए मैंने इनवाइट किया है अपने शो पे जनाब, पिछले 16 साल से साइकोलॉजी के डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रही हैं, ख़ुद भी अभी जो एमफिल कर रही हैं उसका टॉपिक बहुत अच्छा है और मैं कोशिश करूँगी किसी दिन उनके एमफिल का टॉपिक भी हम जो है डिटेल में डिस्कस करें। मैं बात कर रही हूँ मारो की। अस्सलाम वालेकुम मारो, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक हैं भाई। मारो के इफ्तिखार, ये बताइएगा कि जब हम सबसे बड़ी बात कर रहे थे कि बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग्स, इस वक्त जो फ़िलहाल प्रॉब्लम है बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग्स का बहुत ज़्यादा है, क्यों ऐसा? बच्चों के अंदर इतना क्या इंटरेस्ट डेवलप हो गया है कि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भूल ही गए? देखिए, मेरे ख्याल से हम बच्चों को ब्लेम करने से पहले पेरेंट्स को देखें। अच्छा। कि पेरेंट्स ने, खुसूसन जो माएँ हैं, उन्होंने ईजी वो हल ढूंढ लिया है। काम कर रही हैं, बच्चों को मोबाइल दे दिया, किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं, बच्चों को वीडियो लगा के दे दी, कोई गेस्ट आया हुआ है तो दे दिया, कहीं खाना खाने गए हैं तो दे दिया, गाड़ी में बैठे हैं तो दे दिया मोबाइल, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो मतलब ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? ये हम कर रहे हैं ना। तो हम बच्चों को, बच्चे जब पैदा होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल वो होता है, ब्लैंक होता है। हम जिस तरह से उसे लेके चलेंगे वही चीज़ें वो सीखेगा। तो मेरे ख्याल से स्क्रीन टाइमिंग में सबसे ज़्यादा हाथ जो है ना वो माँ बाप का है। अच्छा। अपनी ईज़ के लिए आपने उसको ये चीज़ अवेलेबल कर दी है, ठीक है। और उसमें यह है कि कोई रूटीन नहीं है, कोई टाइमिंग्स नहीं है, बस बच्चे को दे दिया, खामोशी है घर में, सुकून से काम हो रहा है, हम सुकून से बात कर रहे हैं, हम सुकून से ट्रैवल कर रहे हैं, आना जाना है, गाड़ी में सुकून है। तो ये चीज़ है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें अगर माएँ थोड़ा सा, मैं ये भी नहीं कह रही कि बिल्कुल भी ना दें, एक्सपोज ना करें, एक पर्टिकुलर एज पे जाके दें। फिर आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें बच्चों को इन्वॉल्व करें। अब 2 महीने की जो समर वेकेशंस हैं उसमें या तो बच्चा स्क्रीन टाइम, मतलब स्क्रीन के आगे रहता है, ठीक है, या तो उसके हाथ में मोबाइल होता है या आईपैड होता है या वो गेम्स खेल रहे हैं, मतलब कहीं से छोटी से बड़ी स्क्रीन हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। बच्चा जितना बड़ा हो रहा है, स्क्रीन टाइम, वो स्क्रीन जो है उसकी छोटी हो रही है। बिल्कुल। ठीक है ना। पहले वो टीवी के आगे बैठा होता था, अब उसके पास रेसिप्रोकल हो गई ये चीज़ें। लेकिन ये कि इसमें मेरे ख्याल से उनको एक सबसे पहली चीज़ ये है कि रूटीन में लेके आएँ, डिसिप्लिन करें और अपने साथ, पहले ज़माने की माएँ अपने साथ बच्चों को इन्वॉल्व रखती थी। किचन में है तो वहीं वो बैठे हुए हैं, मटर छील लो, देगचियों के साथ वो बच्चा खेल रहा है, खाना पका के दो, ट्रे में वो बच्चे जो हैं वो फेक तरीके से चाय लेके आ रहे हैं, उससे लर्निंग भी होती थी और उससे वो इन्वॉल्व भी रहते थे। और बेसिकली एटिकेट्स की लर्निंग होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ होती थी कि माँ के साथ बच्चे की बॉन्डिंग होती थी। अब जो है वो बॉन्डिंग ख़त्म हो गई है, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है। बिल्कुल, माँ भी मसरूफ है और बच्चा अपने काम में मसरूफ है। अच्छा मारूख, आपने बात की थी कि एक पर्टिकुलर एज पे जाके स्क्रीन का एक्सपोजर देना चाहिए, तो कौन सी एज है वो? देखो, स्क्रीन का एक्सपोजर हमारे यहाँ अब जो हम देख रहे हैं कि जी छोटा सा बच्चा है, 6-7 महीने का है, बैठा हुआ है, उसके सामने हमने मोबाइल रख दिया है, वो कार्टून भी देख रहा है और हम ये कहते हैं कि जी वो खा नहीं रहा है, उसको खिलाने के लिए हम दे रहे हैं। तो हमने उसके अटेंशन को, फोकस को खाने से हटा के हमने स्क्रीन पे लगा दिया। अब उसके मुंह में कुछ भी ठूसा जाए, ना वो उसको इंजॉय कर रहा है, ना उसको टेस्ट आ रहा है उस चीज का, बस वो जल्दी जल्दी खा रहा है, ना वो सीख रहा है। इसकी वजह से ओबेसिटी भी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ गई है बच्चों में बढ़ गई है, क्योंकि वही बात है कि जी सामने आपके स्क्रीन है और उसके बाद आप खा रहे हैं, आपको
भूख नहीं लग रही, कुछ भी है, बस वो स्क्रीन चल रही है और आप खाए जा रहे हैं, वो आपको एक पता ही आपकी नहीं चल रहा। प्रैक्टिस सी बन गई है कि आप खाते जा रहे हैं, हाँ। देखते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, आपका मेंटली जो है ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही कि अब मैंने खाना खा मेंटली लिया है। अलर्ट ही नहीं है ना बच्चा, बिल्कुल। वो बिल्कुल इनग्रॉस्ड है उन चीजों में। आप उसमें उसे पानी का ग्लास दे रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं, वो भी मतलब ये चीजें नहीं है। हमने फोकस करना बच्चों को छोड़ दिया है। बच्चे जो हैं वो अब जिंदगी को जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है ना वो एंजॉय नहीं कर रहा। बिल्कुल वो पार्क में जा रहा है तो भी उसके हाथ में मोबाइल है। बिल्कुल। अब तो बच्चे, मैं आपको बताऊं मारो, पार्क में जाएंगे, मैंने खुद देखा है, पार्क में जाएंगे सब अपने अपना मोबाइल लेके जाएंगे और वो ग्रुप बना के बैठेंगे और अपने अपने मोबाइल्स निकाल के ये देखो मैंने ये वाला गेम पार कर लिया, और मैंने तो ये वो नेचर से करीब हो, Exactly. वो दूर होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली वो लोगों से, नेचर से दूर हैं और ये जो सुपरफिशियल जिंदगी है ना वो गुजार रहे हैं। और मेरे ख्याल से हमें माओं को ये समझना चाहिए कि ये हमारी आगे की जनरेशन है। हम जो इस वक्त इनपुट कर रहे हैं ना वो आगे 20 साल बाद आउटपुट निकलेगा। तो ये होगा कि जब हमें उन बच्चों की जरूरत होगी तो बच्चे कहेंगे कि जी जब हमें जरूरत थी तब आप मसरूफ थी, अब हम मसरूफ हैं। बिल्कुल। तो आप की बड़ी गहरी बात आपने कोई आंसर नहीं होगा ना। बहुत बहुत ज्यादा। यहाँ पर एक कॉल है, देखते कौन बात कर रहा है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आज जो आप मौजू लेके आई हैं ये बहुत जबरदस्त मौजू है। ये जो मैडम ने बात की कि जी आज आपके पास टाइम नहीं तो कल उनके पास नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अब ये पूछना है कि जी बच्चे जो हम आजकल हम लोगों ने, माओ ने बच्चों को जब थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या वो करती हैं तो उन्हें कहते हैं बेटा मोबाइल ले लो, वो कार्टून में लगे और मोबाइल हाथ में पकड़ा नहीं और 2 घंटे का वक्त पता नहीं चला। बिल्कुल और ऐसे ये स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो बिल्कुल रुझान नहीं है। वालिदैन जो है वो कहते हैं पढ़ो बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो आप आज इस चैनल के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट है आपसे कि उन माओ को बताएं कि खाली पढ़ना ही नहीं है और दुनिया में और भी चीजें हैं जिसकी वजह से फिर पढ़ाई होती है, वरना तो पढ़ाई इतनी अहम नहीं है जितनी और एक्टिविटीज भी हैं। बिल्कुल। रियाज, आप फोन देते हैं बच्चों को अपने? सॉरी, आप देते हैं मोबाइल अपने बच्चों को या नहीं देते? मैं अपने बच्चों को जो है मखसूस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि जो माजरा चल रहा है ना इस पे हल्का सा दिया और उसके बाद क्या बस बेटा थैंक यू। क्योंकि अब मैं आपको बात बताऊं, सेकेंडली ये कि आपके चैनल के तवज्जुह से कि बच्चों का आज प्रोग्राम है तो हैदराबाद, इस्लामाबाद और लाहौर में जो बच्चों के साथ वाकयात हुए हैं, तो मेरी चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट है कि इस पे फौरन एक्शन ले, कानून बनाए नहीं, कानून पे अमल करें और इन लोगों को चौकों पे लटकाएं कि आइंदा कोई किसी बच्चे की तरफ गलत नजरों से ना देख सके। बहुत दिल खून के आंसू होता है जब मैं उनकी सोशल मीडिया पे बच्चों की तस्वीरें देखी, तो यकीन करें कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना मेरे हाथ में कुछ है। सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि जी मैं आवाज उठा सकता हूं और आज आपके चैनल के तवज्जुह से मैं अपनी आवाज चीफ जस्टिस तक पहुंचा रहा हूं कि खुदारा एक्शन ले, सो मोटे एक्शन ले और उड़ा दे, चौकों पे खड़े करके गोलियां मार दे, 3 दिन लटकाए रखें कि आइंदा ऐसे वाकयात ही ना हो। मैंने तो अपना हक अदा कर दिया। रियाज आपका, हम जरूर आपका ये मैसेज आगे तक पहुंचाएंगे और आपका मैसेज जो है वो पहुंच ही गया होगा। हर चैनल को देख ही रहे होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो आपका मैसेज भी बहुत जो है आगे तक पहुंच गया होगा। ज़रूर इन लोगों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा अब, क्योंकि बहुत बेहतरी आ चुकी है निज़ाम में। अगर आप कोर्ट्स की बात करते हैं तो कोर्ट्स के निज़ाम भी अब जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। यहाँ पर बात की थी रियाज ने इस टॉपिक से पहले कि भाई मैं बच्चों को बहुत थोड़ा सा, बस हल्का सा थोड़ा सा फ़ोन देता हूँ, तो ये इनकी एक अच्छी बड़ी क्यूट सी बात नहीं कि बस हल्का सा इनको मोबाइल देता हूँ, फिर कहता हूँ भाई थैंक यू सो मच। तो जनाब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात थी। साथ ही साथ ये कह रहे थे कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ माँ बाप भी जो है ना वापस उन्हें खींच रहे हैं। हमारे टाइम पे बड़ा इनकरेज करते थे कि तुमने स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लिया, और फ्राइडे वाले दिन स्पेशली स्पोर्ट्स डे होता था हमारा और हम जो है वो स्टेडियम जाके स्पोर्ट्स खेलते थे। आपको क्या लगता है हमारा, क्या वाकई में स्पोर्ट्स और पढ़ाई का कनेक्शन है? बिल्कुल है, स्पोर्ट्स और पढ़ाई का बहुत गहरा कनेक्शन है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। एक बच्चे को आप किताबों के आगे बिठा दें तो उसका दिमाग भी कुछ देर के बाद जो है वो रिलैक्सेशन चाहता है, वो भी चाहता है बॉडी के फिज़िकल कोई एक्टिविटी हो, वो उठे भागे दौड़े खेले कूदे और उसकी जो एनर्जी है वो उस तरफ रिलीज़ हो। आजकल बच्चों में जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो ज़िदें हैं, वो किस लिए बढ़ रही हैं?
इसी वजह से बढ़ रही हैं कि पहले बच्चे स्कूल से आते थे, जल्दी जल्दी होमवर्क करके उनके दिमाग में ये था कि जी मुझे बाहर खेलने जाना है। उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी जिससे उनकी एनर्जी एक तरफ निकल रही है। बिल्कुल। अब वो एनर्जी जो है वो अंदर ही अंदर जा रही है, उसमें गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, मारपीट हो रही है, एनर्जी को बाहर तो फ्रस्ट्रेशन है, निकलना बाहर ही नहीं है। निकल रहा ना, बाहर निकलना है। अब वो एक्सटर्नल अगर कोई इस सोर्स तरह ही नहीं नहीं है। निकलेगी तो गुस्से में निकलेगी, बिल्कुल, चिड़चिड़ाहट में बिल्कुल। निकलेगी। तो वो फिजिकल एक्टिविटी वैसे भी ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से कि बेहतरीन नशोनुमा के लिए ज़हनी और जिस्मानी दोनों सूरतों में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। और वो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी। अब आप ये सोचें कि हम अपने रूटीन में से कम आधा घंटा निकालें जिसमें वो सिर्फ हमारा अपना टाइम हो। हम वॉक पे जाएं, हम एक्सरसाइज करें। मैं खुद, अब मैंने ये प्रैक्टिस पड़ोसियों से मिलने। पड़ोसियों से मिल, ये सब चीज़ें तो अब ख़त्म हो गई हैं ना। बिल्कुल। सोशल वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, लोगों से मिलना जुलना ख़त्म हो गया है। फेसबुक पे तो हमारे हज़ारों फ्रेंड्स हैं, और वैसे एक्चुअल जब हमें ज़रूरत है किसी फ्रेंड की बात करने की तो हम सोचते हैं कि हम किससे बात करें। तो ये एक बहुत बड़ा हम अलमिया सोचते हैं कि सब बिजी हैं तो हम किसी से बात नहीं करते, और बिल्कुल खुद ही बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, मुख्तलिफ और मसले मसाइल साइकोलॉजिकल, वो हर एज में बढ़ रहे हैं। सिर्फ बच्चों पे ही ना फोकस अगर हम करें, बड़ों में भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। बुजुर्ग हमारे घरों में हैं, हमारे पास उनसे बात करने को टाइम नहीं है। उनसे जब बात नहीं कर रहे, अकेलेपन का वो एहसास, लोनलीनेस का शिकार होके डिमेंशिया बढ़ रहा है, भूल की बीमारी बढ़ रही है। हम ये कहते हैं कि जी क्यों हो रहा है ये, इस वजह से हो रहा है कि कम्युनिकेशन ही नहीं है। हाँ, उनकी एक मेमोरी घर में रिवाइज नहीं हो रही। बिल्कुल मेमोरी रिवाइज होती है तो आपको याद रहती है। बिल्कुल मेमोरी रिवाइज होती है। आप मिल के बैठते हैं, अपने ओपिनियंस, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, कोई है ही नहीं बात करने वाला बुजुर्गों के पास। तो मेरे ख्याल से बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, हम सबको ये चाहिए कि एक दूसरे के साथ एक कनेक्ट रहें। वेस्टर्न सोसाइटी में ये चीज़ बहुत बढ़ गई थी, तो उन्होंने ओल्ड होम्स बनाने शुरू कर दिए थे। अब वही चीज़ हम इसको फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे अब उलट हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन हम जो है, हम इसी उसमें हैं। वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, बुजुर्गों से बात करना, पेशेंस बच्चों में ख़त्म हो गया है, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो रहा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता था कि सब बुजुर्ग साथ होते थे, किसी ने कुछ कह दिया, बर्दाश्त कर लिया, पेशेंस, टॉलरेंस वहाँ से आती थी। अब बच्चों में ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। माँ बाप को झिड़क दिया, चीख के बात कर ली, बदतमीजी कर ली, कोई कहने वाला नहीं है। सारा बर्डन, आइसोलेटेड फैमिली है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई इंसल्ट नहीं हो रही। वो बात उस वक्त तो दब जाती है, लेकिन वो फ्यूचर में आपके सामने आती है। बिल्कुल सामने। अच्छा, कुछ आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो ओवर पैम्परिंग करते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हैं। अगर कोई पिन पॉइंट भी करता है बच्चे की बात, तो वो उसी को उसी वक्त दबा देते हैं कि ऐसा नहीं है। उसकी हम इलॉजिकल जस्टिफिकेशंस बिल्कुल देते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, सबके साथ बच्चा रह रहा है, दादी ने भी टोका, पुप्पी ने भी टोका, और गलत बात पे टोका, वो बच्चे की लर्निंग हो रही है, उसमें वो लर्न भी कर रहा है। लेकिन आजकल तो मारूख नया फिनोमेना आ गया है भाई। रिसर्चेस कह रही हैं बच्चे को डांटे ना, बच्चे के सामने ऊंची आवाज में बात ना करें, और कोई अगर मसला है तो बच्चे से सेपरेटेड रखें। भाई हमारे घर में जब बचपन में कोई मसला होता था, अम्मा अब्बा पहले खुद सॉल्व कर लेते थे, फिर बाद में एक मीटिंग लगती थी, उसमें सरसरी सा बता दिया जाता था सब बच्चों को कि भाई इस तरह का मामला चल रहा है, जरा आप लोग भी इस तरह से हुआ है तो थोड़ा सा मुजाहरा करें पेशेंस का या खामोशी का मुजाहरा करें। इनफैक्ट अगर कोई मोहल्ले में डेथ हो जाती थी मारूख, आई रिमेंबर कि हमारे घर में 3 दिन टीवी बंद होता था कि फलानी जगह पे डेथ हुई है तो आप लोग टीवी नहीं देखेंगे और ज्यादा शोर नहीं मचाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वही मैं कह रही हूँ कि वक्त और हालात देखते हुए जो हमारी वैल्यूज थी, जो कोर वैल्यूज हमारी अपनी थी ना, वो सब हमने ख़त्म खुद की हैं। इसमें हम बच्चों को ब्लेम ना करें, इसमें हम पेरेंट्स हैं, हमने इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। एक फैमिली टाइम होता था कि जी रात का खाना हो रहा है। क्या लगता है कि इस पे बिल्कुल बात होगी, रात के खाने पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये भी थोड़ा इसके बाद बताइएगा कि बच्चों से चीज़ों को छुपाना, उनसे मैटर्स को डिस्कस ना करना, क्योंकि अब लोगों के अंदर ये फिनोमेना है कि नहीं बच्चों को मत बताओ, उनका जहन डिस्टर्ब होगा। तो ये कितना सही है, कितना गलत है? देखो मेरी बात सुने, बास चीज़ें वाकई, मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज़ बच्चों के सामने खोल के रख दी जाए, लेकिन बच्चों को सही और गलत के फ़र्क के लिए हमें गलत भी तो बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं, इससे हमें बचना है। जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ हैं। तो बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके अगर चीज़ों को बताया जाए,
प्रॉब्लम्स उनसे शेयर की जाए। फॉर इंस्टेंस आजकल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत अगर ज़्यादा। हम बच्चों को बताएंगे ही नहीं, उन्हें वैल्यू ऑफ द मनी बताएंगे ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता होगा? उनकी ख्वाहिशात तो बढ़ती चली जाएंगी। माँ बाप अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं, अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं और चीज़ें उनकी पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल ये चीज़ जो है ये भी सही नहीं है। एटलीस्ट उन्हें रियलिटी चेक्स दें बिल्कुल कि बेटा मैं इस वक्त ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, एंड यू हैव टू लिव इन इट। बिल्कुल इसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की कोई बात नहीं है। हर इसमें चीज़- reality की बात है। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट आ गया कि जी बच्चों को बताएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स क्यों आएगा? कॉम्प्लेक्स में आप उसे कॉन्फिडेंस दें। हमने मटेरियलिज्म को इतना बढ़ा दिया है बिल्कुल कि बिल्कुल हमें लगता है कि पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा मोबाइल, अच्छी ये बच्चे मारो चीजें आजकल इसी चीज स्कूल पे। जाते हुए ये बिल्कुल। बोलते हैं कि नहीं भाई मैंने तो मोटर बाइक पे स्कूल नहीं जाना है, या तो मैंने छोटी सी गाड़ी होती है मेहरान नहीं इस वाली गाड़ी में नहीं, आप बड़ी वाली सिविक और करोला जो है ना वो निकालें, मुझे उसमें स्कूल जाना है क्योंकि मेरी दोस्त भी जो है ना उसमें आती है और मेरा दोस्त भी है तो फलानी ये गाड़ी चीज से कौन उतरता है। इनकलकेट करता है? ये हम पेरेंट्स इनकलकेट कर रहे हैं ना, कि हमारे लिए ये चीजें शायद इतनी इंपॉर्टेंट हैं तो बच्चा देख रहा है। जो हमारे एक्शंस हैं वो बच्चा अनकॉन्शियसली उन्हें फॉलो कर रहा है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट सिंस बर्थ। वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो देख रहा है कि जी एक आदमी मेरे सामने चल रहा है तो वो कोशिश करता है खड़े होने की। ये एक ऐसी इंस्टिंक्ट है कि वो देख रहा है और देख के वो कॉपी कर रहा है। वो बात करने की कोशिश आपको और मुझे बात करते हुए देख रहा है। वो सुन रहा है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है। वो बैबलिंग साउंड से शुरू करता है, माँ बा पा, इस तरह से वो शुरू करता है। तो बच्चा तो सीख रहा है। आप जो उसे दे रहे हैं प्लेट में रख के वो उसे सीख रहा है। और फिर हम ये सोचते हैं कि नहीं इस वक्त कोई बात नहीं, बच्चे को नहीं, लेकिन बच्चा इज वेरी ऑब्जर्वेंट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। बच्चा ऑब्जर्व करता है चीजें, वो सीखता है, वो आपस के माँ बाप के रिलेशनशिप्स देखता है, वो माँ बाप के लोगों के साथ रिलेशनशिप्स देख के सीख रहा है कि किस तरीके से रह रहे हैं वो। बिल्कुल। फिर अगर वो बच्चा गुस्सा कर रहा है तो हम कहते हैं कि जी गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम अपने ऊपर नहीं कंसंट्रेट कर रहे। हम किस तरह से बात कर रहे हैं बच्चों के सामने? अच्छा मारूक, ये भी थोड़ी सी चीजें हाईलाइट कीजिएगा। एक सवाल तो ये रह गया था कि किस एज में स्क्रीन का एक्सपोजर देना चाहिए? देखो स्क्रीन का एक्सपोजर मेरे ख्याल से कि 2-3 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उस वक्त एक्सपोज क्या करना चाहिए? आपको जितना आप बच्चे को नेचर से करीब रखेंगे उतना उसकी या कलरफुल बिल्कुल बुक्स है, नेचर है, आप पार्क्स में लेके जाएं, आप उन्हें घुमाएं फिराएं, आप उनके साथ इन्वॉल्व रहें। वो एक ऐसा टाइम है जिसमें माँ और बच्चे की बॉन्डिंग जिंदगी भर नजर आती है। वो वाली बॉन्डिंग आपने अपने आप से अगर खत्म कर दी तो वो बॉन्डिंग फिर कभी नहीं होती। हम ये कहते हैं कि जी बच्चा हमें टाइम नहीं देता, हमसे डिस्कस नहीं करता, हमसे शेयर नहीं करता। जब बच्चे को हमारी जरूरत थी क्या हमने उसे उतना टाइम दिया? क्या हम उस वक्त उसके पास रहे? अ वेरी बिग मैटर ऑफ फैक्ट। सही कह रही हैं। बिल्कुल। और ये चीज मेरे ख्याल से सबको समझना चाहिए। मोबाइल आजकल बच्चों को खरीद के उनका अलग होता है जिसमें उनकी नर्सरी राइम्स, उनकी वीडियोस हैं। बिल्कुल होता है। तो ये सब चीजें हम एक्सपोज कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि हम बहुत हमें लगता है अच्छी status पेरेंटिंग कर रहे हैं। symbol है, हाँ। और ये हम अपने बच्चे को स्टेटस उसका हाँ, मेंटेन हम कर बहुत रहे हैं। अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं। बच्चों को कहाँ पे मना करना है यू शुड नो वेरी वेल कि जी मना अच्छा, करना थोड़ी है। सी एंडिंग में हम ये भी बात करते हैं मारो कि बच्चा जो है वो स्टडी से दूर हो गया है, स्टडी में फेयर हो गया है, तो इसके ऊपर बात कीजिएगा कि स्टडी से क्यों दूर हो गया है? क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट आजकल के बच्चों के ऊपर है कि वो स्टडी को छोड़ के सोशल लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं? देखो या फिर deviations हमारे पास इतनी है, हमारे पास वैरायटी इतनी है। जब मेरे पास 10 वैरायटीज होंगी तो डेफिनेटली जो मेरे लिए इजी गोइंग होगी मैं उसको ऑप्ट करूंगी। तो यही हाल बच्चों का है। पहले बच्चे फोकस्ड होते थे, पढ़ाई पे समझते थे, उनको पता ये था कि जी ये मेरा टाइम है, इस टाइम में अम्मा ने आके सुनना है, या इस टाइम में अम्मा ने चेक करना है। अब अम्माओं को कुछ पता ही नहीं है, या तो वो ट्यूशन्स भेज देती हैं या फिर बस बच्चों को कहती हैं आप बच्चों के साथ बैठें। मुझे याद है कि मेरी वालदा बैठ के हमारे लिए नोट्स बनाती थी, इन्वॉल्व होती थी, तो जाहिर है फिर हमें होता था आज क्या पढ़ाया टीचर ने क्या क्या मिला पढ़ाया, आपको? पेपर ये किया तो पेपर में क्या सवाल थे, या उससे बिल्कुल। पहले मतलब माएँ उस चीज में इन्वॉल्व थी, एक्टिविटीज में। अब माएँ इन्वॉल्व नहीं होती। अब हम सर से बोझ उतार देते हैं, हम फेसबुक पे लिखते हैं कि जी हमें बच्चों के लिए ट्यूशन चाहिए। बिल्कुल लिखते हैं, ठीक है, अखबार में तलाश कर रहे होते हैं, एड्स में। हम अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो हम अपनी ओन नहीं कर रहे, हम डिसोन करके बैठे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
हम ये करते हैं कि नहीं जी बच्चा कैसे, जब एक माँ अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकती तो दूसरा कैसे पढ़ाएगा। आप बच्चे की साइकी जानती हैं, उसके मूड्स को जानती हैं, उसके फ्रेम ऑफ माइंड को इस वक्त जानिए कि बच्चा इस वक्त क्या चाह रहा है। इसमें माँ का काफी जगह ये भी सोचते हैं ना कि भाई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कैसे, नहीं भाई मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स भी हैं मारूख कि मेरी मदर की वो फ्रेंड थी और वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी और उन्हें नहीं पता था कि ये क्या है होमवर्क, तो वो कहती थी तुम ना मुझे बस हल्का फुल्का बता दो कि तुम आज पढ़ा क्या रही हो। वो ट्यूशन पढ़ने वो बच्चे मेरी मदर के पास आते थे, कहते थे मैं ना बस ऐसे रिएक्ट करूंगी जैसे बड़ा मुझे पता है और ये ना डर के मारे सब याद कर लेंगे, तुम मुझे बस हल्का फुल्का बता दो। ना इन्वॉल्वमेंट होगी ना, वहां पे हमें लगेगा कि हाँ भाई इनको ये पता है, ये चीज पूछ सकती हैं, तो वो वाली सारी चीजें अब खत्म हो गई। बिल्कुल, अब हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के दूसरों पे डाल दी है और फिर हम ब्लेम गेम करते हैं। एक ये चीज भी देखो कि मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर मैं स्कूल से आने के बाद या मेरा भाई स्कूल से आने के बाद कोई बात हम करते थे टीचर के बाद खिलाफ कि जी आज टीचर ने यूं किया, तो कभी ये नहीं कहा कि टीचर ने कैसे कह दिया। हमें तो सुनने को ही मिलता था कि तुमने कुछ कहा होगा तो तुम्हें डांट पड़ी ना। बिल्कुल ऐसे ही होता था, है ना, ऐसे ही होता था। बिल्कुल अब इस दफा आजकल क्या है, आजकल हम और ये हम बड़ी रीसेंट बात कर रहे हैं मारूफ, पिछले 5 साल में हम ये चेंज देख रहे हैं। बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं हम, ये तो 5 साल में चेंज देख रहे हैं। बच्चे ने बोला आज मेरी टीचर ने मुझे डांट दिया, तुम्हारी टीचर ने डांटा कैसे, डांटा कैसे मेरे बच्चे को। हम प्रिंसिपल के पास पहुंच गए, हम कंप्लेन कर रहे हैं कि जी अरे कैसे, एक बच्चा जब वो जा रहा है वहां पे उसका जो बिहेवियर है हमें और आपको नहीं पता। बिल्कुल, टीचर ने अगर डांटा है, जाहिर किसी को किसी से दुश्मनी नहीं है, टीचर आ रही है उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने सारे बच्चे हैं, वो एक बच्चे को नहीं पिन पॉइंट करके और वो कर लेगी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल ये चाहते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाए, ओवर प्रोटेक्टिव हम रखते हैं, हर चीज उनकी वक्त से पहले पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये हम समझते हैं ये पेरेंटिंग टिक्स हैं जो बॉक्सेस में हमें टिक करना है। बिल्कुल, और आपको पता है मेरी मदर तो ये करती थी मारूख कि मेरे एक दफ़ा मुझे याद है उर्दू में नंबर जो है वो थोड़े कम आ गए थे, इतने कम नहीं, 75 का पेपर होता था, मेरे ख्याल में कोई 70 या 69 मार्क्स आ गए थे। तो उसमें मेरी मम्मी गई मुझे लेके, हमारी कोऑर्डिनेटर होती थी उसके पास, इसके उर्दू में कम मार्क्स आए, मुझे पता है ये ज़्यादा बातें करती होगी, उर्दू को ईजी लेती होगी, आप इसको डांटें और ज़रूरत पड़े तो इसे मारे भी। मैंने बोला मैंने क्या किया है भाई, मुझे क्यों आप, मेरी टीचर एक तो वो पहली बड़ी खतरनाक टीचर थी, मुझे बड़ा डर लगता था ना उनसे, और उस पर भी मेरी अम्मी ने बोला कि नहीं भाई आप इसको डांटे मारे, इसके कैसे नंबर कम आ गए, यकीनन ये ध्यान नहीं दे रही है पढ़ाई में। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया हमारा, बिल्कुल उल्टा हो गया। आजकल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बेचारी टीचर्स अपनी उसकी जस्टिफिकेशंस दे रही होती हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, यूं नहीं है, मतलब वो उनकी जो कैलिबर है उस पे वो बेचारी खत्म हो गई, वो सब चीजें खत्म हो गई और बच्चा ये देख रहा है और वो इसको कैश करता है। फिर उसे ये पता चल गया कि जी मुझे कोई कुछ कहेगा तो मेरे माँ बाप उल्टा उससे लड़ने पहुंच जाएंगे, तो वो वही बात है। अच्छा हम ये नहीं समझ रहे कि आज हम ये कर रहे हैं, कल को हमारे ही साथ ये सारी चीजें बिल्कुल ऐसे ही रिस्पेक्ट हमने खत्म कर दी है। अब तो टीचर का वो वाला लेवल ही नहीं है, हम तो टीचर को कहीं बाहर देखते थे, जान निकलती थी और हम सलाम करके जाते थे। बिल्कुल, अब जो है वो बच्चे गुजर जाते हैं, कर लिया सलाम कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। हम तो यही आप लोगों को मशवरा देंगे कि अपने बच्चों को बेसिक अगर आप एथिक्स सिखा देंगे तो आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट जो हम देख रहे हैं बढ़ता हुआ फिनोमेना वो है स्क्रीन टाइमिंग। तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन से और ये टैबलेट्स वगैरह जो पैड्स आते हैं इनसे दूर रखें। आपका बहुत शुक्रिया मारो कि आप आई और इतनी डीप जो है डिस्कशन हुई, बड़ा नॉस्टैल्जिक सा भी रहा, पुराने वक्तों को भी याद किया, बहुत मजा आया। मेरे ख्याल से टाइम कम था और बातें बहुत सारी कर ली हमने, सभी कुछ कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे ऐसे मेहमान से जो कि बच्चों की, क्योंकि हम बात करें कि किस तरीके से बच्चे सब्जेक्ट से डर जाते हैं, पढ़ाई में वीक हो जाते हैं, तो कौन से ऐसे गेम्स के थ्रू बच्चे जो है वो पढ़ाई में स्ट्रांग हो सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जियो उठा पाकिस्तान।
वेलकम बैक। बात हो रही है बच्चों की कि बच्चों के एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, बच्चे स्क्रीन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, बच्चे जो है वो पढ़ाई से डरने भी लगे हैं। क्यों डरने लगे हैं, क्या वजूहात हैं? लेकिन मसले जब आते हैं तो उनका हल भी कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है और ईजाद ज़रूरत जो है वो ईजाद की माँ है। तो हमने ईजादात पे इस वक्त जो है पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है, इंजीनियर्स स्पेशली बड़ी इन्वेंशंस ला रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसा गेम इन्वेंट किया गया है जो एक फ़न लर्निंग प्रोसेस है। बेसिक मैथ्स जो बच्चों को 3 साल में प्लस माइनस और एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ सिखाया जाता है उसके लिए एक कार्ड गेम जो है वो बनाया है 2 नौजवानों ने। किस तरीके से वो क्या उसका प्रोसेस होता है ये जानेंगे। यहाँ पर आइए चलकर देखते हैं उनका ये पैकेज। Thank you Polkadot for making this game. We had a lot of fun, and the thing that I really liked was that I never thought that math could be so much fun. It was so educating. You can learn a lot of maths and addition a lot with this game. Me and my friends enjoyed a lot playing this game. Thank you also Tiny Polkadot. जी भाई, बच्चों को इतना मज़ा आ रहा है ये कार्ड गेम खेलने में। उस कार्ड गेम से जो है वो मैथ्स आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। किस तरीके से ऑपरेट करता है ये गेम, क्या होता है इस गेम में, हम मालूम ज़रूर करेंगे। यहाँ पर आपको मिलवाते हैं सबसे पहले तो जैद पिरवानी से। अस्सलाम वालेकुम जैद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? या ओके। उसी के साथ ही मौजूद हैं नासिर जुमानी जो कि को फाउंडर हैं ईजाद टेक के। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है नासिर? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइएगा भाई, आपसे शुरू करते हैं कि किस तरीके से ये गेम जो है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है। क्योंकि मेरे सामने कार्ड्स रखे हुए हैं, इसमें तो डॉट्स बने हुए हैं, सर्कल्स बने हुए हैं और इसमें LCM वाले 2 रोज भी बने हुए हैं। किस तरीके से ये काम करता है? सो एसेंशियली जब बच्चे जो हैं उनको जब हम काउंटिंग सिखा रहे होते हैं और काउंटिंग सिखाते वक्त अक्सर दफ़ा क्या होता है कि हम उनके सामने एनिमल्स की तस्वीरें ले आते हैं, डिफरेंट चीज़ों की तस्वीरें लाते हैं और वो तस्वीरों के ज़रिए से उन्हें गिनती सिखाते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सो एट दी एसेंस जब बच्चों को आपने कुछ भी सिखाना है तो उनको हम सिखाने के लिए डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए से एक ही चीज़ सिखा रहे होते हैं। सो व्हाट वी हैव डन इज़ कि ये गेम जो है इसमें एक ही चीज़ है जो कि है काउंटिंग 0 से लेकर 10 तक। और उस काउंटिंग को हमने अलग अलग कलर्स में अलग अलग तरीक़ों से शो किया हुआ है ताकि जब बच्चे इस काउंटिंग सीखें तो उनके लिए वो काउंटिंग जो है वो एक जनरल कॉन्सेप्ट बन जाए कि भाई ये भी 5 हो सकता है, ये भी 5 हो सकता है। अगर मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं तो सामने टेबल पे भी कोई चीज़ 5 पड़ी हुई है और ये 5 डॉट्स हैं। सो इस तरीके आपने ये जो सर्कल में भी 5 हैं और वैसे भी 5 हैं, अलग अलग तरह के 5 हर यहाँ पे तरीके से रखे जी 5 है। जबरदस्त। सो ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि भाई 5 जो है वो 5 ही है। सही, अगर वो सर्कल में है, 2 अलग अलग कलर्स में है, किसी भी तरीके से। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे बड़े होते हैं फिर उनके पास आ जाता है अलजबरा और अलजबरा पे आकर वो सब ऐसे परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, एक्स कहाँ से आ गया। सही है, और एक्स के साथ 5 कैसे लिखा हुआ आ गया। सो भाई वो 5 एक्स हैं। तो इस तरीके से हमने ये गेम जो है ये डेवलप किया है। असल में बच्चों से मैथ का सीखने का डर निकालने के लिए इस तरह के गेम्स हैं और ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि मतलब प्रॉब्लम्स होता है, हम सभी बात करते हैं कि मसाइल हैं और इस तरह की, लेकिन उसका हम हल क्या दे रहे हैं। और ये सिर्फ क्लासरूम में, स्कूल्स में नहीं बल्कि घरों में भी बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है। और पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ वीकेंड्स पे, वीकडेज पे, डिफरेंट टाइम्स में ये चीज़ें खेलते हैं और अपने सिबलिंग्स मतलब बच्चे अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी मिलके ये खेल रहे हैं और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो उनमें मतलब खेल में ही शौक पैदा हो रहा है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। भाई मुझे ये बताएं, मुझे आप लोगों से ये शिकायत है कि आप लोगों ने मेरे बचपन में क्यों नहीं बनाया ये? हम भी बच्चे थे उस वक्त, हम भी बच्चे थे, हम भी आपसे भी काफी ज्यादा छोटे थे। अच्छा, ये तो भाई क्या बात कह रहे, भाई मुझसे भी ज्यादा छोटे थे। तो ये तो मामला हम बाद में देखेंगे कौन ज्यादा छोटा था। तो मैथ्स का जो है मुझे पर्सनली मैथ्स से बड़ा खौफ रहता था क्योंकि मेरी पढ़ाई जो थी, क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में होते थे, स्कूल बार बार चेंज होता था, तो मैं इतनी जल्दी सेटल नहीं हो पाती थी। वैसे सारे बच्चे एयरफोर्स वाले हो ही जाते थे, लेकिन मैं पर्सनली थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव थी, तो मैं नहीं एडजस्ट कर पाती थी। मुझे पुरानी टीचर याद आ रही होती थी, कभी कोई मेरे साथ इमोशनल मसला हो जाता था। बड़ी पैम्पर्ड बच्ची थी ना। तो इस तरह के गेम्स शायद मेरे बचपन में भी होने चाहिए थे। ये बताएगा कि बच्चे स्पेशली मैथ्स से क्यों डरते हैं? जब मैं खुद बच्चा था तो मैं भी मैथ से काफ़ी डरता था। और जिस तरह से आपने वो फिल्म देखी है तारे ज़मीन पर, उसके सामने जो चीज़ें आगे पीछे जो चीज़ें हो रही होती, मेरे साथ मैथ्स में कुछ उसी तरह की सूरत हाल थी। तो 2x = y है, तो अब x = y/2 ये कैसे होगा, ये मुझे समझ नहीं आता था। तो उसके अब
टीचर से भी मैं पूछता हूँ तो कुछ टीचर्स कभी बता देते थे, कभी कभार सवाल इतने मासूमाना और बेसिक होते थे कि टीचर की तरफ से मुझे पिटाई हो जाती थी। और वो कहते थे तुमने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा तुमने क्या? पिछली क्लास में नहीं पढ़ा और तुम जो ना बराबर वाले से सीखो। बराबर वाले को भी अक्सर औकात नहीं आता था, लेकिन वो खामोश बैठा हुआ होता था। तो असल में अब एक ऐसी चीज है कि सब जुड़ के मिलके कोलैबोरेटिवली खेलेंगे तो सब ही सीखेंगे। कुछ इस तरह की बातें था। तो हमने काफ़ी बच्चों के साथ ट्राई किया, डिफरेंट लाइब्रेरीज में हमने इवेंट्स करवाए, डिफरेंट पब्लिक स्पेसेस में करवाए और कम्युनिटीज़ के साथ और डिफरेंट इवेंट्स में जाके। तो बच्चे तो मतलब इसमें ऐसे एडिक्ट हो जाते हैं कि फिर इसको छोड़ते ही नहीं है। और एक और चीज़ है जो आपने देखा है कि मोबाइल का जो टाइम है वो बच्चों का काफ़ी बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है भाई। कोई अभी हम यही बात कर रहे थे कि बच्चों की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं जी, तो उसका ऑल्टरनेटिव हम ये पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो पेरेंट्स काफ़ी खुश होते हैं कि जी आपने एक ऐसी चीज़ दी कि हम बच्चों को मोबाइल से निकाल सकते हैं। साइंस के ऊपर भी आप लोगों ने एक जो है साइंस बॉक्स के नाम से भी कुछ बनाया है, तो वो साइंस बॉक्स क्या चीज़ है? सो एसेंशियली हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारी कंपनी ने ब्रांड बनाया पॉपअप लर्निंग। और पॉपअप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कि जो पढ़ाई है, जो लिटरेचर है, जो बच्चे पढ़ते हैं, उसको ना जरा किताबों से पॉपअप होना चाहिए, उसको बाहर आना चाहिए। सही। सो उसके लिए हमने साइंस बॉक्स बनाया। अब एक टीचर है, वो क्लास में बच्चों को फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रही है, मैग्नेट्स पढ़ा रही है। अगर उस टीचर के हाथ में उस वक्त 2 मैग्नेट हो सिर्फ, और वो बच्चों को बता दे कि देखो ये मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, तो क्लास मजा आएगा सबको, एंजॉयमेंट, बच्चे एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो एसेंशियली ना यहाँ पे काम क्या है कि एक चीज तो है कि आपने लर्निंग को गेमिफाई करना है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें खेल आ जाए, उनको ये ना लगे कि वो पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो पढ़ लेंगे। सही। सेकेंडली ये है कि जो लर्निंग है उनकी वो हैंड्स ऑन हो जाए और उनको दिखे। वो जो हम जो कहते हैं ना कि जो चीज दिख जाती है वो याद रहती है, समझ में आती है, फीड हो जाती है, पढ़ने वाली बात तो ऊपर से गुजर जाती है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो हमें कभी किसी टीचर ने कोई चीज दिखाई, एक बड़ा सा जो है स्केल ला के हमें मैथ्स की चीजें सिखाई, तो वो हमें आज तक याद है। लेकिन जो चीजें हम किताबों में पढ़ते रहते हैं उनके ऊपर फिर दूसरी चीज आ जाती है तो हम भूल जाते हैं। ऐसा ही होता है। तो साइंस बॉक्स में क्या है? सो साइंस बॉक्स जो है ये क्लास 4 से क्लास 8 तक के टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए, और ये बिल्कुल जो हमारा जो पाकिस्तान का जो नेशनल साइंस करिकुलम है और भी जो दूसरे बोर्ड्स की जो बुक्स वगैरह पाकिस्तान में पढ़ाई जाती हैं, उन तमाम बुक्स को, साइंस की बुक्स को हमने रिव्यू करा, चेक करा, और हमने साइंस के एक्सपर्ट्स, टीचर्स और रिसर्चर्स उनके साथ मिलकर ये साइंस बॉक्स बनाया है, ताकि ये टीचर के पास एक बॉक्स है। अब अगर टीचर क्लास में जा रहा है और उसको पता है कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाना है, तो जो टॉपिक्स इसके साथ कवर्ड हैं टीचर ने बॉक्स लेकर जाना है और उस टॉपिक के हवाले से जो आइटम्स हैं वो निकाल कर लोगों को दिखा देनी। ओके, तो उस साइंस बॉक्स के अंदर कार्ड्स हैं? नहीं, साइंस बॉक्स के अंदर बाकायदा जैसे मैग्नेट्स हैं। सही है। साइंस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट्स की चीज़ें हैं। साइंस बॉक्स के अंदर जो है वो अगर फोर्सेस उसने सिखाना है तो एक वेटिंग स्केल है, एक वेट मशीन है, फ्रिक्शन के हवाले से डिफरेंट मटेरियल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं साइंस बॉक्स में कि भाई आप बच्चों को फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा भाई बच्चों कुछ चीज़ों में कम फ्रिक्शन होता है, कुछ चीज़ों में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, ये कैसे पता चलेगा बच्चों को? सही। तो साइंस बॉक्स में ना एक टीचर के पास मटेरियल्स भी हैं और फिर डिफरेंट क्लासरूम एक्टिविटीज़ भी हैं। तो एक एक्टिविटी क्या कहती है कि आप बच्चों को कहें कि वो अपनी साइंस की बुक को कर दें बंद। अभी बिल्कुल उलट एक्टिविटी है। ठीक है, आप क्लास में बुक्स बंद नहीं करवाते, लेकिन टीचर ने बच्चों को कहना भाई क्लास में अपनी साइंस की बुक को मैडम आ जाएंगी, आप बुक्स बंद करवा रहे हैं, नीचे फ्लोर से ऊपर 3rd फ्लोर पे मैडम आ जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन बुक बंद करने के बाद टीचर ने बच्चों को कहना कि आप अपनी बुक को आगे और पीछे हाथ से सिरकाएं अपनी टेबल पर। तो बच्चे जो फोर्स फील करेंगे, अब आप बच्चों को बताएंगे भाई ये जो फोर्स है फ्रिक्शन की फोर्स है। फिर उसके बाद टीचर ने बच्चों को क्या कहना है कि अब आप ना अपने पास से 2 पेंसिल्स या कलर्स या पेन लें और उसको बुक के नीचे रख दें। अब दोबारा से उस बुक को सिरकाएं, वो तो और तेज अब वो तेजी से जाएगी। सो यहाँ पर आपने फ्रिक्शन को कम कर दिया। तो ये क्या करा हमने कि हमने बच्चों को एक इंगेज करा टॉपिक में, उनसे कोई एक्टिविटी करवाई, टीचर ने भी क्लास में बच्चों को वही चीज करके दिखा दी, बजाय इसके कि वो बोलते हैं कि व्हील से फ्रिक्शन कम हो जाता है, ग्रीस से फ्रिक्शन कम हो जाता है, पढ़ा दिया, बुक में दिखा दिया, पिक्चर्स दिखा दी। इन शॉर्ट हमने पढ़ाई को खेल बना दिया। और आई थिंक उस एज में बच्चों की नेचुरल एज भी खेलने वाली है, तो वो तो उनकी एक नेचुरल रिक्वायरमेंट है खेलना। तो अगर उनको पढ़ाई में खेल मिल जाए तो फिर वो पूरा दिन ही पढ़ते रहेंगे। काफ़ी हम देखते हैं इंटरनेशनली, भाई इतने कम उम्र बच्चे ने ये कर लिया, इतने कम उम्र बच्चे ने वो कर लिया, क्योंकि वहाँ बड़ा प्रैक्टिकलिटी के साथ पढ़ाया जा रहा होता है। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग है सारी। तो हमारी भी यही कोशिश है और हम पिछले 5 साल से यही कर रहे हैं कि एक्टिविटीज करवाई जाएं डिफरेंट, इसमें साइंस और मैथ की बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। ये बताइएगा कि अब कितने एज ग्रुप तक ये मैथ वाला खेल, तो आपने बताया कि 3 इयर्स से कब तक बताया आपने? 3 से 10 इयर्स तक। 3 से 10 इयर्स। और साइंस बॉक्स कब से कब तक? साइंस बॉक्स जो क्लास 4 से क्लास 8 के, यानी कि जब हमारी साइंस शुरू होती है। जी 4 से ही आपका साइंस का सब्जेक्ट शुरू होता है। अच्छा, इस गेम को खेलने का क्या तरीका है? ओके,
तो इस वक्त जो हमने यहाँ सेटअप करा हुआ जी, है, जी। ये सेटअप जो है ये सबसे बेसिक गेम है जो कि है 3 इयर्स के लिए 3 और years। इसका नाम है मैच द डॉट्स। मैच द डॉट्स। ठीक है। अच्छा, जब हम ये गेम जब आपको देते हैं तो इसमें ये कार्ड्स भी आते हैं, साथ में तमाम एक्टिविटी कार्ड्स हैं जिन पे लिखी हुई हैं तमाम इंस्ट्रक्शंस, Okay। इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। सही। अच्छा, अब ये मैच द डॉट्स में क्या करते हैं, अच्छा, और हम पेरेंट्स को या बड़े जो सिबलिंग्स जब बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो हम उनको कहते हैं कि पहली बारी आप करें। ठीक है, Okay। आप पहली बारी करें और आप एक कार्ड उठा लें, कोई भी एक कार्ड आप उठाएं। ये 4 नंबर्स हैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए मैंने और आपने तो देखते ही बोल दिया ना हाँ, 4 है, 4 है। लेकिन हम बच्चे के साथ ऐसे नहीं करेंगे, हम बच्चे बच्चे के साथ गिनते गिनेंगे। देखें 1 2 3 4। अच्छा, मैंने तो एक 4 उठाया है। अच्छा, एक काम करो, बताओ कि एक और 4 वाला कार्ड कौन सा है। अब वो बच्चे ने क्या करना है, कितने सारे कार्ड में इतने सारे डॉट्स हैं, सब नाच रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, उसमें ना उसने ढूंढना है, देखना है, ठीक है, कि भाई एक और 4 कहाँ है। सो मुझे मिल गया, मुझे आपको मिल मिल गया। गया। तो फिर ये चीज होगी ना, अब वो बच्चा वो उठाएगा। ठीक है, अच्छा भाई आप अच्छा, अब आप कोई सा कार्ड उठाओ, अब बच्चे ने कोई अपनी मर्जी से कोई कार्ड उठाना है। फिर अच्छा भाई बेटा बताएं इसमें क्या नंबर है, अब वो बच्चे ने गिन के बाद, अच्छा, अब जब आपने बच्चे के सामने यूं यूं करके गिना है ना स्लोली, तो क्या होगा कि वो बच्चे को भी समझ में आएगा कि गिनना कैसे है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उठा लूं, हाँ भाई ये 5 है, मुझे एक और 5 दो, ये तो नहीं चलता ना। सही। सो इस तरीके से ये गेम है, ये सबसे सिंपल यानी गेम कि है। बच्चों के साथ बच्चा बनना है। हाँ, आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज ना वो बच्चा आपके साथ बैठना ही पसंद नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा क्या चाहता है, अपने जैसे बच्चों के Age साथ group, खेलना, बिल्कुल। अपने जैसे बच्चों के साथ बातें करना, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। ये हमारा जो है इसका सबसे स्टार्टिंग वाला गेम है मैच द डॉट्स। मैच द डॉट्स। ठीक है, अच्छा, इसी गेम में फिर अगर लेट्स से कि बच्चा जो है वो खेल खेल के ना यानी इसमें फ्लुएंट भी हो गया है और यानी उसको पता चल गया कि अब 5 क्या है, उसको फौरन से देखते ही पता चल रहा है 5 क्या। अच्छा, बाय द वे ये देखते ही पता चलना है कि कौन सी चीज कितनी है, इसको सुबिटाइजिंग कहते हैं, यानी Subitizing। देखते ही पता चल जाए कि कोई चीज कितनी विजुअल है। कैलकुलेशन। बिल्कुल, Exactly। अच्छा, तो अब बच्चे को पता चल गया ना कि क्या है, तो आप क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर अभी जो कार्ड सेटअप करेंगे 1 से 5 है, तो आप बड़े नंबर वाले कार्ड्स भी ऐड कर लें, आप 10 तक ले जाएंगे इसको। तो क्या होगा, गेम वही है बट आपने डिफिकल्टी बढ़ा हाँ, दी, थोड़े चैलेंज level up बढ़ा कर दिया। रहे हैं। सही। हाँ, जिस तरह मोबाइल में बच्चे गेम खेलते हैं, क्या होता है, level लेवल 1, बढ़ते level जाते 2, हैं। एग्जैक्टली, मुश्किल होता जाता है, तो वो बिल्कुल। चीज क्या होती है कि वो बच्चों को ना पकड़ कर रखती है कि भाई क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब एक गेम है वो बच्चा खेल रहा है, अब आप और कोई गेम खेलना चाहते हो, तो इस तरह के ना हमारे पास इसमें 12 से ज्यादा गेम्स हैं। अच्छा, दूसरा एक और गेम क्या हो सकता है कि आप इन्हीं तमाम कार्ड्स को उलट दें। ओके। ठीक है, आपने कार्ड सारे उलट दिए, जी जी। सही है, अब आपको नहीं दिख रहा है कहाँ पे क्या नहीं दिख नंबर है। रहा। ठीक है, अब आपने उठाया, अच्छा भाई ये क्या है, 1 2 3 4, एक और कार्ड उठाया, ओहो ये तो 1 2 3, ये तो 3 है, ये तो मैच नहीं कर रहा है। अब आप इनको वापस रख देंगे। अच्छा बेटा अब आपकी बारी। अच्छा, बच्चे ने भी कोई कार्ड उठाया, अब लेट्स से कि उसने भी जो कार्ड उठाया वो 3 था। सही। सही, अब उसको ना याद होगा कि पहले, क्योंकि अगर आपने स्लोली काउंटिंग करी थी तो उसको याद होगा कि एक और 3 कहाँ पर है। ओके। तो उससे मेमोरी उसकी जो है वो शार्प होगी। इस तरह से वापस अपनी जगह पे रखना है आपको। बिल्कुल, कार्ड। बिल्कुल। ओके। तो वो याद रखेगा याद रखिए कि 3 यहाँ बारियों पे- पहले जो है इन्होंने ये कार्ड उठाया था, ये यहाँ पे था, तो अब ये मेरे पास एक 3 आ गया, दूसरा 3 मैंने उठाना है और इस तरह मैं जीत जाऊंगा। हाँ, और बच्चे गेम में जो है ना कुछ ज्यादा ही गेम मेमोरी कर रहे अपनी हैं, इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं बिल्कुल इतनी बिल्कुल memory बिल्कुल use। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या होता है कि नॉर्मली हम जब बच्चों को मैथ पढ़ाने बैठते हैं, ठीक है, आपको मैथ की एक्टिविटी की बुक मिलेगी, उसमें ना 2 + 2 2 + 1 2 + 3 4 + 1, बिल्कुल। वो और बच्चे को आप ब्लू ना कलर बस की इंतहाई नॉन कलर्ड बुक, पूरी बुक ब्लू कलर से छपी हुई है, ब्लैक और ब्लू कलर से। आप बच्चे को बिठा देंगे ना एक कोने में, अब वहां पे ना क्या है, उसके लिए वो मैथ एक काम है और यहाँ पर क्या है, उसके लिए मैथ खेल। एक खेल है। सही। जबरदस्त। सो ये चीज़ है। तो कोई मैसेज आप लोग देना चाहेंगे देखने वालों को? हम मैसेज देखने वालों को ये देना चाहेंगे कि भाई अपने बच्चों के साथ खेलें, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं, वक्त दें। और अपने बच्चों की जो भी पढ़ाई है उसमें ना असल में आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप खुद दोबारा स्टूडेंट बने। असल में पढ़ाई सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, तालीम और तरबियत घर से ही स्टार्ट होती बिल्कुल, है। ये पूरा एक और- प्रोसेस है। बिल्कुल, और तो इसमें बच्चों के साथ जैसा इन्होंने कहा कि इन्वॉल्व होने की बहुत ज़रूरत है और इस तरह की चीज़ें लें और जो है अपने बच्चों के साथ बिल्कुल टाइम बिताएं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके बच्चे तेज़ होते जाएंगे। और सिर्फ मेमोरी पे फोकस ना करें, बच्चों की जो डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं उनको भी मतलब बिल्कुल। आगे लाने की ज़रूरत है। हाँ, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी बिल्कुल। इनकरेज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। भाई बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना वक्त कीमती निकाल कर आए और मुझे इतनी मज़ेदार सी गेम से इंट्रोड्यूस करवाया। और कोई मैसेज अगर आप लोग देना चाहेंगे? तो ये गेम जो है हमने बनाया था पिछले कुछ टाइम में, हम NIC कराची के साथ इंक्यूबेटेड थे, तो वहाँ रहते हुए हमने इसकी काफ़ी सारी टेस्टिंग करी, इसको चेक ज़बरदस्त, करा ज़बरदस्त। और NIC उन्होंने
एसेंशियली हमें मदद करी कि इसको हम एक एक्चुअल रियलिटी बनाएं, ठीक है। जी, NIC कराची एक इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे इस तरह के आइडियाज लेकर लोग आते जाते रहते हैं हैं। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर वाले लोग हमारे पास। अभी हमारे पिछले 2-3 दिन पहले ही उनके प्रोग्राम मैनेजर आए हुए थे और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। भाई आप लोगों का बहुत जी, बहुत शुक्रिया। और उसी के साथ NIC कराची के साथ ही एक आखिरी में कहना चाहूँगा कि एक है जानबाज, एक स्टार्टअप है जी, जी। जिसने भी हमें काफ़ी मतलब सराहा और काफ़ी हमें चीज़ें बताई और उनके ही तवस्सुत से हम जो है आप आज आपके साथ जबरदस्त भाई, जबरदस्त गेम था। आप लोग भी ज़रूर इसे परचेज कीजिएगा और देखिएगा कैसे आप जो है बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर उन्हें मैथ सिखा सकते हैं। यहाँ पर शो का वक्त हो गया है ख़त्म। कल आपसे मुलाकात होगी एक नए शो, एक नए टॉपिक के साथ। कुछ नई बातों को डिस्कस करेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो तब तक देखते रहिए, पसंद करते रहिए और रिनम फातिमा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।